बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक रमज़ान से रिलेटेड बहुत ज़रूरी टॉपिक था, बिकॉज़ इसके अंदर कुछ मुझे कंपैरिज़न, बेसिकली हम ये 2 डिफरेंट क्लासेस करने वाले थे, लेकिन क्योंकि रमज़ान में सब स्टूडेंट्स के लिए अटेंड करना मुश्किल हो जाता है टाइम डिफरेंस की वजह से, और ये भी है कि ऑब्वियसली हमें एक सेशन उर्दू में करना होता है और एक सेशन इंग्लिश में, तो वो मेरे लिए भी आई थिंक हेक्टिक हो जाएगा। सो इसलिए मैंने 2 क्लासेस इसके अंदर, जो साइंस ऑफ फास्टिंग और जो फिक ऑफ मेडिकेशन ड्यूरिंग फास्टिंग, इनको हमने कंबाइन कर दिया है। थोड़ी सी नंबर ऑफ स्लाइड्स ज़्यादा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि क्विकली हम इसको 1 डेढ़ घंटे के अंदर रैप अप कर ले। इनिशियली फर्स्ट पार्ट के अंदर हम साइंस, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है फास्टिंग का, इंटरमिटेंट फास्टिंग स्पेशली, उसको हम डिस्कस करेंगे वर्सेस इस्लामिक फास्टिंग, जो हमारी रमज़ान की या जो टाइमिंग्स हमारी अल्लाह ताला ने रमज़ान की, या जो नॉर्मली भी हम नफली रोज़े रखते हैं उनकी जो टाइमिंग्स है, उसको हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के साथ, जो मुख्तलिफ टाइप की इंटरमीडिएट फास्टिंग है उसके साथ कंपेयर करेंगे। और फिर सेकेंड हाफ जो है उसके अंदर इंशाल्लाह हम यूजुअली तो मेडिकेशंस के बारे में लोगों को पता होता है, लेकिन हम थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेडिकेशन, जिसके अंदर इनहेलर्स और सपोजिटरीज, इस किस्म की चीज़ें जो कि नॉर्मली लोग नहीं यूज़ करते, वो स्पेशली कुछ सर्टन पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, तो उसके ऊपर इस्लामिक रूलिंग स्कॉलर्स की तरफ से या हमें सुन्नत में या सहाबा कराम में क्या मिलती हैं, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुरान करीम की आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 183। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। बहुत मशहूर आयत है। हम जब भी बचपन से कभी भी रोजे या रमजान के बारे में कोई इस्लामियत की बुक्स में जब टॉपिक पढ़ते थे, तो ये आयत उसके अंदर जरूर मेंशन होती है। हमेशा से हमने सुनी है। शायद इसको सुपरफिशियली समझा है, क्योंकि जनरली अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो रोजा रखते हुए मेजोरिटी लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि शायद बस भूख से और प्यास जो है उसको कंट्रोल करना है, यानी खाने पीने से इज्तनाब करना है। बाकी खवातीन के केस में अगर हम देखें तो गॉसिप्स भी हो रही होती हैं, फोन पे चुगलियां भी हो रही होती हैं आपस में। अफ्तारी के लिए भी अगर बैठते हैं, कोई अफ्तार पार्टी है या कोई इस किस्म की गैदरिंग्स होती हैं जो रमजान से रिलेटेड, जिसमें सारे लोग मिल के खानदान वाले या फ्रेंड्स बैठते हैं, तो उसमें अक्सर हम देखते हैं कि अब एक ट्रेंड जो बहुत बढ़ता जा रहा है कि हिजाब या जो पर्दे की या एक जो मॉडेस्टी की वैल्यूज हैं वो खत्म होती जा रही हैं। सिर्फ एक फॉर द सेक ऑफ गैदरिंग या इकट्ठे बैठ के बस खाना खाना है या पिज्जा पार्टी करना है, या उसका नाम अफ्तारी रख दिया गया। सो इस आयत के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि रोजे पिछली उम्मतों पर भी और उम्मत मोहम्मदी पे भी जो फर्ज किए गए हैं, उसका मकसद अल्लाह ताला को हमारी भूख प्यास से कोई कंसर्न नहीं। मतलब जो हमें रिस्क दे रहा है, 24 घंटे रिस्क दे रहा है, उसको क्या कंसर्न के वो हमें भूखा या पैसा रख के कोई खुशी महसूस करे। मकसद रोजे का जो इस आयत है, इसके अंदर हमें स्पिरिचुअल जो कॉन्सेप्ट है, हर इबादत के साथ जो जुड़ा हुआ है, चाहे वो नमाज हो चाहे वो ज़कात हो, इसी तरह रोजे के साथ जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, जो असल मकसद है, जो रूह है रोजे की, वो ये है कि हम अल्लाह ताला के करीब हों। यानी जो तकवा या परहेजगारी का एक कॉन्सेप्ट है, जो एक अल्लाह ताला की गॉड कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, जो मुत्तकी या तकवा का वर्ड यूज होता है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, उस चीज के अंदर बढ़ावे के लिए हमें रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं। तो मकसद कहीं पर भी ये नहीं है कि हम वेट लॉस इसमें एम करें, ऑल्दो के अगर साथ साथ हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन जो प्राइम कोर है हमारे रोजे का, वो अल्लाह ताला से कुर्बत, नेकियों में इजाफा और बुराइयों में कमी, यानी अपने गुनाहों के अंदर कमी को एम करना चाहिए। सो इस आयत के अंदर जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है हमें रोजे का, वो समझ आता है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम नेकी जो है उसका जो एक लेवल है उसको इंक्रीज करो, और जो बुराई है या गुनाह है जिनके हम नॉर्मली लाइफ रूटीन में बहुत जल्दी टेम्प्ट हो जाते हैं, उनके लिए हम उसके घेरे में आ जाते हैं, उससे बचने के लिए, उस गुनाहों से, उस दलदल से बचने के लिए रमजान के रोजे हम पे फर्ज किए गए हैं, ताकि हमारे तकवा का लेवल इंक्रीज हो जाए। तो जब भी हम आयत पढ़ें तो कोशिश करें कि बेशक एक आयत पढ़ें, लेकिन उसको कॉन्टेम्पलेट करें, थोड़ा उसके बारे में सोचें। जितनी देखें, हर एक का आईक्यू, हर एक की सोच गहरी नहीं होती। कुछ लोगों को बहुत सिंपल चीजें भी समझना बहुत मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला जो है वो ये नहीं कहता कि हम कुरान के बारे में जब सोचो फिक्र करें तो हम शायद आइंस्टाइन बन जाएं, या उसके अंदर से हमने फॉर्मूलाज निकालना शुरू कर दें, या कोई नई तहरीक उसके अंदर से निकाल लें।
पॉइंट सिर्फ ये है कि हर शख्स अपनी सोच, अपने आईक्यू के हिसाब से उसके बारे में थोड़ा सा सोचे समझे, और इर्द गिर्द ऐसे लोगों से उठे बैठे उनके साथ मिले जो कि उसको कुरान की नॉलेज या कुरान का फहम थोड़ा अच्छे से समझा सके। क्लास स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अब हम जैसे हर क्लास के अंदर पहले साइंटिफिक पॉइंट पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम दीन की तरफ जाते हैं, लेकिन आज की क्लास थोड़ी डिफरेंट इस तरह है कि हम कोशिश करेंगे कि साइंस और जो रमजान के ऊपर जो रूलिंग्स है उसको साथ साथ कंपेयर करें, उससे ये होगा कि कंपैरिजन बड़ा अच्छा हो जाता है। सो फास्टिंग क्या चीज है? अगर जनरली अगर आप कहीं पर भी गूगल वगैरह पे फास्टिंग को सर्च करेंगे तो उसकी सिंपल डेफिनेशन जो हमें सुनने को मिलती है वो ये है कि खाने पीने की कोई भी चीजें, उन उन दोनों से इज्तनाब किया जाए, या खाने या पीने, जरूरी नहीं कि फूड एंड ड्रिंक दोनों से बचा जाए। कुछ तरह के जो रोजे हैं कुछ लोगों के, कुछ मज़ाहिब में वो इस तरह के हैं जिसमें सिर्फ खाना बंद होता है लेकिन पानी अलाउ होता है, या सिर्फ पानी का रोजा होगा और खाना अलाउ होगा। सो इसमें बेसिकली आपने इज्तनाब करना है खाने और पीने दोनों से या किसी एक से, और पर्पस जो बीच में एम होगा इस जो पूरी एक्सरसाइज होगी, इसका एम जो है वो या तो आपकी हेल्थ यानी जो आपकी तंदुरुस्ती या सेहत है उससे रिलेटेड गोल होगा, या फिर एक जैसे हिंदूज के अंदर जो है वो रिचुअल है, जैसे वो करवा चौथ का जो उनका व्रत होता है वो एक रिचुअल है कि वो बीवी जो है वो अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए एक रोजा रखती है। ठीक है, इसके अलावा रिलीजियस है जैसे क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स और जूडिज्म, ये जो तीनों बेसिक जो अहले किताब है इनके अंदर रिलीजियस रीजन होती है जिसमें डिफरेंट टाइमिंग्स और डिफरेंट तरह का रोजा है। और एथिकल पर्पस भी हो सकता है कि जस्ट आप अपने आप को एक स्पिरिचुअल डिटॉक्स करने के लिए, जिसमें कोई आपकी मजहब से ताल्लुक ना हो लेकिन रिचुअली आप अपने आप को एक डिटॉक्स करना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ आप समझे कि कंट्रोल सिखाना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर भी फास्टिंग की जा सकती है। इसी तरह फास्टिंग में मुख्तलिफ तरह की फास्टिंग है, या तो कंप्लीट फास्टिंग होगी, ठीक है, उसमें हम आगे देखेंगे कि टाइम शाइम वाला चक्कर आ जाता है, पार्शियल है, लंबी होगी, छोटी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त आपको सुनने में मिलता है नेट के ऊपर भी, टीवी के ऊपर भी, सोशल मीडिया पे भी, वो इंटरमीडिएंट फास्टिंग है। सो इंटरमीडिएंट फास्टिंग को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि वो क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। जनरली जो रोजे हैं उनको चार तरह में डिवाइड किया जाता है। एक जो वक्त के साथ यानी टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग होती है, यानी जिसके अंदर एक स्पेसिफिक वक्त के लिए आप भूखे रहेंगे, चाहे वो पानी छोड़ेंगे चाहे वो खाना, और उस वक्त के खत्म होने के बाद आप नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, इसको कहते हैं टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग। दूसरी जो फास्टिंग है वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन होती है। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन फास्टिंग ये होती है कि स्पेशली अगर कुछ खवातीन जिम वगैरह करती हैं तो उनको ये पता है कि सर्टेन टाइम पे ट्रेनर्स उनको कहते हैं कि आपने 600 या 1000 या 1200 कैलोरी से ऊपर कैलोरी नहीं लेनी। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि आप खाते सारी चीजें लेकिन आप गिन गिन के खाएंगे कि अगर मैं एक सेब खा रही हूँ तो इसके अंदर इतनी कैलोरीज है, मुझे पूरे दिन के अंदर 1000 कैलोरीज लेनी है, अब वो मैं 1000 कैलोरीज जो 2 पराठे खा के ले लूं, या वो मैं 1000 कैलोरीज पूरे दिन में थोड़ा 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 करके खाऊं, इसको कहते हैं कैलोरीज रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्शन। सो बेसिकली फास्टिंग को कुछ लोग जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो डाइट के साथ भी इंटरमिंगल करते हैं, जैसे इंटरमीडिएंट फास्टिंग जो है वो बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ डाइटिंग। तो फास्टिंग को जो हेल्थ बेनिफिट के लिए या मुख्तलिफ रिचुअल बेनिफिट्स के लिए हो रही होती है उसमें उसको डाइट भी कह देते हैं। ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं वर्ड्स काफी ज्यादा। इसी तरह न्यूट्रिएंट रिस्ट्रिक्शन, ये बेसिकली फास्टिंग की वो टाइप है जिसको जैसे हम आजकल के दौर में आपने सुना होगा कीटो डाइट बहुत चल रही है, या पहले जमाने में एक प्रोटीन डाइट बहुत ज्यादा इन होती थी। तो ये वो डाइट्स होती हैं जिसके अंदर आप बाकी चीजों का रोजा रख लेंगे, यानी प्रोटीन डाइट के अंदर आप सिर्फ प्रोटीन्स खा रहे होते हैं लेकिन आप कार्ब्स नहीं ले रहे होते हैं। सो आप बेसिकली कार्ब्स की फास्टिंग कर रहे होते हैं, यानी रोजा आपने सिर्फ कार्ब्स के लिए रखा होता है और आप प्रोटीन या फैट के लिए रोजा रखा होता है और प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे होते हैं। सो ये न्यूट्रिएंट रिस्ट्रिक्शन कहलाती है। जैसे आजकल के दौर में कीटो फास्टिंग जो है या कीटो डाइट जो है ये बहुत ज्यादा चल रही है, जिसके अंदर सिर्फ फैट या फैट रिलेटेड प्रोडक्ट्स कंज्यूम हो रही हैं, और इसके अंदर कार्ब्स स्पेसिफिकली बिल्कुल ब्लॉक होते हैं, हर तरह के कार्ब्स को बंद कर दिया जाता है। और प्रोटीन भी बहुत इसमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं आगे, लेकिन ज्यादातर में प्रोटीन भी रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि जो आप फैट ले रहे होते हैं वो बहुत हाई लेवल ले रहे होते हैं, उसमें गुड फैट सजेस्ट की जाती है आपको, चीज हो गई या डेयरी से रिलेटेड चीजें हैं। इसके अलावा सर्टन आपको ऑयल्स कहे जाते हैं कि ऑलिव ऑयल और ये वाले जो आपने फैट्स लेने हैं ये अलाउ है, और इसके अलावा कार्ब्स कंप्लीटली बंद है, एंड देन प्रोटीन
आई एम नॉट श्योर कि बिल्कुल अलाउ होते हैं या बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, लेकिन कुछ इसमें थोड़ा सा चक्कर होता है कि कीटो के अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। और चौथी जो इसके अंदर टाइप्स है फास्टिंग के अंदर, वो सीजनल ईटिंग है। सीजनल ईटिंग ये होती है कि कुछ सर्टन चीजें जो है वो हमें विंटर्स के अंदर, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स जो है वो समर्स में उनकी ईटिंग या उनकी कंजम्पशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और विंटर्स में उनको ज्यादा किया जाता है। इसी तरह जैसे हम हमारे मुल्क में जो वेदर है, इसके अंदर हम कॉफी को समर्स में अवॉइड करते हैं और विंटर्स में ज्यादा करते हैं। या फिश भी एक सर्टन टाइम पीरियड, जो एक सर्टन सीजन है, स्पेशली अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं, तो समर्स में उसको मना कर दिया जाता है और फिर विंटर्स में फिश की मांग बढ़ जाती है। तो सीजनल ईटिंग जो है वो सीजन से रिलेटेड डूज एंड डोंट्स होते हैं, जिसमें आप एक सर्टेन चीज छोड़ देते हैं खाना एक सर्टेन सीजन में, और जब वो सीजन वापस आता है, दूसरा जो उसका फेवरेबल सीजन होता है, उसमें आप वो डाइट दोबारा लेना शुरू कर देते हैं। सो यूजुअली ये 4 तरह के फास्टिंग इसको कहा कह सकते हैं, या इंटरचेंजेबली ये वर्ड अब डाइट के साथ भी यूज होने लग गया है। सो ये मेन 4 टाइप्स हैं। क्विकली हम देख लेते हैं कि किसी भी आप सेक्शन में देख लें, अगर आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन भी कर रहे हैं, टाइम रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, किसी आप स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के साथ स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, कोई भी तरह की जब आप अपने आप को किसी चीज से रिस्ट्रिक्ट करते हैं फूड के अंदर, तो उसको उसके जनरली आपको बॉडी पे फवायद नजर आते हैं। सो एक जनरल बेनिफिट्स अगर हम देखें तो बॉडी की कॉम्पोजिशन, यानी जो आपके इम्बैलेंस हो रहा होता है न्यूट्रिशन लेवल में, कार्ब्स ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं, फैट्स कम है या प्रोटीन कम है, तो इम्यूनिटी ड्रॉप हो रही है, ये फास्टिंग आप किसी भी तरह की करेंगे तो उससे बॉडी की कॉम्पोजिशन जो है वो वापस स्टेबिलिटी की तरफ आती है। ठीक है। इसी तरह रिस्क ऑफ डेवलपिंग डेडली डिजीजेस, यानी अब जो है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग या इस किस्म के जो हम डिफरेंट आगे प्लान्स देखेंगे, उसकी रीजन इसलिए बढ़ती जा रही है बिकॉज दुनिया में जनरली एक सर्टन कुछ लोग तो हैं जो बेचारे स्टार्विंग वाले फेज में चले गए, जिनको खाना ही नहीं मिलता, जैसे अफ्रीका के अगर हम लोग देख लें, लेकिन बाकी जो दुनिया है वो ओवर ईटिंग वाली फेज में चल रही है। दैट्स वाई कि ओबेसिटी और इस किस्म की चीजें बढ़ती जा रही हैं, बिकॉज कुछ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेचारे उनको खाना नहीं मिल रहा, लेकिन मेजोरिटी जो वर्ल्ड है उसके अंदर एक्सेसिव फूड जो है वो अवेलेबल है। जब आप फास्टिंग करते हैं या आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ किस्म की जो आपके को मोर्बिड फैक्टर्स होते हैं, जैसे बीमारियां इंक्रीज हो रही हैं, वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं, वो इम्प्रूव होने लगते हैं, यानी चांसेस उससे आपके फास्टिंग से उन बीमारियों के होने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन वो हार्मोन है जो बॉडी के अंदर बेसिकली जो आपका पेंक्रियाज है वो सिक्रीट करता है, और ब्लड के अंदर ये शुगर की जो परसेंटेज है उसको कंट्रोल करता है प्राइमरीली, और अगर एक्स्ट्रा ब्लड के अंदर शुगर होती है तो उसको ये आपकी बॉडी के टिश्यूज में डाल के फैट की फॉर्म में स्टोर कर देता है। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको ये मेंटेन करता है, जो कि ऑब्वियसली अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा तो कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाती है, किडनी पे इफेक्ट होता है, आइज पे इफेक्ट होता है, आपकी नर्व्स पे इफेक्ट होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी जो सेल्स हैं वो इंसुलिन हार्मोन को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये उनकी सेंसिटिविटी या उनका रिस्पॉन्स इंप्रूव कर देता है, बेहतर कर देता है। इन्फ्लेमेशन डिक्रीज करता है। कहीं पर भी जैसे अर्थराइटिस होती है, अर्थराइटिस जो है वो आपकी जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ तरह की बॉडी में कहीं ना कहीं सूजन, जिसको आप आसान अल्फाज में कह लें, या आप समझे कि इन्फ्लेमेशन एक ऐसी चीज होती है जहां पर कोई ना कोई तोड़ फोड़ हो रही होती है, जिसके नतीजे में वहां पर पेन या स्वेलिंग या आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग होना शुरू हो जाती है। तो बॉडी में फास्टिंग से इन्फ्लेमेशन का जो परसेंटेज है वो डिक्रीज होता है। हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होती है। ऑब्वियसली हार्ट बेचारा जो है वो सारा टाइम आप देखें, जब से हम पैदा हुए हैं और आखिरी सांस तक जब हम जिंदा रहते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करता रहता है। हार्ट की हेल्थ के लिए भी फास्टिंग उसको इम्प्रूव करती है, उसकी जो कारकर्दगी है उसको इम्प्रूव करेगी। ब्रेन फंक्शन इंक्रीज होता है। ऑब्वियसली ब्रेन को जितनी शुगर चाहिए उतनी शुगर उसको मिल रही है, एक्स्ट्रा शुगर भी ब्रेन के लिए नुकसानदेह है, एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा चीजें, हर चीज जो है वो आपके ऑर्गन्स के लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है कि उसको म्याना रवि में न्यूट्रिशन चाहिए। अगर बहुत कम न्यूट्रिशन होगी तब भी नुकसानदेह है, अगर एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जा रही होगी तब भी वो कहीं ना कहीं फैट की फॉर्म में स्टोर होके मुख्तलिफ बीमारियां करना शुरू हो जाएगा। इसी तरह एजिंग को स्लो डाउन करता है और लाइफ स्पैन इंक्रीज करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब बीमारियां कम लगेंगी तो ऑटोमेटिकली लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाएगा। जितनी ज्यादा आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, इस किस्म की और डिफरेंट जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, इस किस्म की चीजें, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये चीजें आपकी लाइफ स्पैन कम करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये आपको बुढ़ापे की तरफ, क्विक एजिंग की तरफ लेके जाते हैं।
एंड ऑफ कोर्स फास्टिंग हमें पता है कि स्किन की लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि डिटॉक्स करती है आपकी स्किन जो है वो, आप समझें कि उसको एक्सेसिव जितना आप कार्ब ले रहे हैं या फैट ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं, अगर आप अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट से ज्यादा चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसी तरह आप देखें कि बॉडी के अंदर इंटरनल जब प्रॉब्लम होगा तो स्किन उसको एक्सटर्नली शो करेगी। जिन लोगों का फैट कंजम्पशन ज्यादा होता है उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और उसके बाद उनको फेस पे एक्ने आना शुरू हो जाती है, या सर का बाल गिरना शुरू हो जाएगा, या बॉडी पे बाल ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस भी जो है वो हमारी डाइट से कनेक्टेड होता है। तो जो हम चीजें खा रहे हैं वो डेफिनेटली हमें इंटरनली एंड एक्सटर्नली, फिजिकली एंड इमोशनली दोनों तरह से कंट्रोल करती हैं और दोनों तरह से अफेक्ट करती हैं। सो ये क्विकली एक हमने ओवरव्यू देखा कि बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब आ जाते हैं हम मेन जो हमारा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है इंटरमीडिएट फास्टिंग का। जो इंटरमीडिएट फास्टिंग हम नेट के ऊपर और हर जगह आप टीवी पे भी देखेंगे लोग इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सो बेसिकली आईएफ इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। आईएफ जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर होती जा रही है। इसकी यूजुअली बहुत मल्टीपल टाइप्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपको नेट पे मिलेंगी या न्यूट्रिशनिस्ट आपको एडवाइस करते हैं वो 6 तरह की इसके अंदर वेरिएशंस है इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर। जो सबसे मशहूर इनकी इंटरमीडिएट फास्टिंग है वो 5:2 की डाइट कहलाती है। 5:2 मतलब 5 दिन आप फास्टिंग नहीं करेंगे और 2 दिन आप फास्टिंग करेंगे, यानी फास्ट फॉर 2 days पर वीक। 5:2 की ये सबसे इजी है, क्योंकि ये वर्किंग क्लास के लिए इसको करना बहुत आसान हो जाता है। अक्सर लोग वीकेंड पे कर लेते हैं, या कोई 2 दिन जैसे फ्राइडे अगर हाफ डे है तो उस पे कर लेंगे और फिर संडे को कर लेंगे। सो 5:2 डाइट जो है वो वर्किंग क्लास या वर्किंग लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए बड़ी इजी होती है, इवन यंग टीनेजर्स के लिए भी, क्योंकि वो वीकेंड पे जब स्कूल से ऑफ होता है तो तब कर लेते हैं। तो 5:2 की डाइट फास्ट यानी 2 days पर वीक इसका फॉर्मेट होता है। दूसरी जो डाइट है इसके अंदर ऑप्शन इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर वो अल्टरनेट डे फास्टिंग है, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन, आज मैंने रोजा रखा फिर कल मैंने ऑफ की एंड परसों फिर मैंने रखा। सो इससे भी ये होता है कि एक दिन आपको ब्रेक मिल जाती है। एक कंसेक्यूटिव जब आप फास्टिंग करते हैं तो वो बहुत सारे लोगों के लिए इनिशियली मुश्किल होती है, हम उसके साथ उनके मूड स्विंग स्टार्ट हो जाते हैं, शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं और इस किस्म के मसले होते हैं। तो वो फिर स्टार्ट में या तो 5:2 से स्टार्ट करते हैं कि 2 दिन हफ्ते में रख रहे हैं, या फिर वो अल्टरनेट डे फास्टिंग सेकेंड ऑप्शन में प्रेफर करते हैं। थर्ड जो है ये बड़े स्किल्ड लोगों के लिए होती है ऑप्शन, यानी स्किल्ड से मुराद है कि जिनको अपने नफ्स पे और अपनी नीयत पे बहुत काबू होता है। सो ये वो लोग होते हैं जो 16:8, यानी ये 16/8 कहलाता है। 16/8 का मतलब है 16 घंटे फास्टिंग होगी और 8 घंटे की आपके पास ईटिंग विंडो होगी, जिसमें आप जो कुछ आपने खाना है वो आप 8 घंटे में खाएंगे और 16 घंटे आप नहीं खाएंगे। ठीक है। इसी तरह इसके अंदर एक और वेरिएशन होती है 14/10, यानी 14 घंटे, क्योंकि डायरेक्ट आप 16 घंटे पे नहीं जा सकते। तो यूजुअली लोग ये करते हैं कि 12/12 से स्टार्ट करते हैं, 12 घंटे खाने की विंडो और 12 घंटे फास्टिंग की विंडो। फिर जब वो उनको थोड़ी तमीज हो जाती है अपने आप को कंट्रोल करने की, तो फिर वो 14/10 पे आ जाते हैं, यानी 2 घंटे फास्टिंग के बढ़ा लेते हैं और जो ईटिंग विंडो है वो 10 आवर्स पे ले आते हैं। सो 14/10 का मतलब है कि 14 आवर्स ऑफ फास्टिंग है और 10 आवर्स ऑफ आपकी ईटिंग विंडो है। और जब इस पे भी टेम हो जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली 16/8 आ जाता है, जिसमें 16 घंटे आपकी फास्टिंग है और 8 घंटे ईटिंग विंडो है। कुछ लोग इससे भी ज्यादा आगे चले जाते हैं एंड दे इवन गो अप टू 20/4, 20 आवर्स फास्टिंग एंड ओनली 4 आवर्स की ईटिंग विंडो। लेकिन ये 16 और 14 वाला जो है ये यूजली ज्यादा फेमस है। इसमें ईच डे जो है ये 14 से 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं और बाकी जो दिन में 24 में से माइनस करके बचे दिन घंटे उसमें ये फिर रेगुलर अपनी डाइट लेते हैं। अच्छा, चौथी जो डाइट है इंटरमीडिएट फास्टिंग की टाइप, वो वॉरियर डाइट कहलाती है। वॉरियर डाइट जो है इसमें आप क्या करेंगे कि पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे और रात में एक ह्यूज मील ले लेंगे। बेसिकली ये इंस्पायर्ड है वॉरियर डाइट, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि जो पुराने जमाने में हंटर्स और वॉरियर्स होते थे, ऑब्वियसली वो दिन में या तो हंटिंग कर रहे होते थे या दिन में वो जंगें चल रही होती थी। तो डे के टाइम में देवर अनएबल टू कंज्यूम मीट, उनको टाइम नहीं मिलता था या उनके पास खाना होता ही नहीं था, क्योंकि अगर जो हंट कर रहा है वो पहले कुछ हंट करेगा, शिकार करेगा, तो उसके बाद वो खाएगा। सो वॉरियर डाइट बेसिकली वहां से इंस्पायर होके ली गई कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जब गारों में रहते थे या जो इतने वो करंट दौर की सिविलाइजेशन में नहीं पहुंचे थे, तो तब वो
1 मील अ डे लेते थे, और वो इस तरह होता था कि पूरा दिन वो वॉरियर या एक वैगाबॉन्ड की तरह वो घूमते रहते थे, ढूंढते रहते थे, और रात को फिर फाइनली वो 1 मील लेते थे। सो दैट्स कॉल्ड वॉरियर डाइट। उसके बाद नंबर 5 पे है ईट स्टॉप ईट। यानी इसमें क्या होता है कि आप 24 आवर्स का फास्ट करते हैं, पूरा दिन 24 आवर्स कुछ नहीं खाएंगे। कुछ लोग इसको बहुत एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, वो 48 आवर्स का भी फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो ईट स्टॉप ईट का मतलब है कि 24 घंटे आप का रोजा रखेंगे, फिर आप अगले 24 घंटे खाएंगे, फिर अगले 24 घंटे, यानी 24 या कुछ लोग इसको एक बहुत ही एक्सट्रीम पे ले जाके 48 आवर्स का विंडो ले लेते हैं, या 48-24 भी कर लेते हैं। ठीक है, 2 दिन नहीं खाएंगे और 1 दिन फिर बीच में खाएंगे, फिर 2 दिन नहीं खाएंगे, या 1 दिन खाएंगे 1 दिन नहीं खाएंगे। ठीक है, सो ये कहलाता है ईट स्टॉप ईट। लास्ट जो है 6th टाइप, वो बड़ी रैंडम सी है, लेकिन क्योंकि वो इंक्लूडेड है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, दैट्स कॉल्ड स्पॉन्टेनियस मील स्किपिंग। स्पॉन्टेनियस मील स्किपिंग का मतलब है कि रैंडमली आप बगैर किसी प्लान के जब आपका दिल करेगा आप एक मील स्किप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी पर्सनली हैबिट ये है कि आई डोंट टेक लंच। तो मैं ये करती हूँ, मैं नाश्ता किया और लंच में डेलिबरेटली मिस कर देती हूँ और फिर मैं डिनर ले लेती हूँ। तो ये मेरी काफी अरसे से एक आदत है, और उसका फायदा ये होता है कि फिर रमजान में आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन कुछ लोग इस तरह होते हैं कि वो ब्रेकफास्ट स्किप कर लेते हैं, लंच और डिनर ले लेते हैं, कुछ डिनर स्किप करके सिर्फ सैलेड ले लेते हैं। यानी अगर आपको भूख नहीं लगी तो आपको खाने की जरूरत नहीं है, अगर भूख लगे तो खा लें। ऑल्दो के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर वक्त भूख लगती रहती है, सो वो भी सही नहीं है। लेकिन स्पॉन्टेनियस मील स्किपिंग का मतलब ये कि आप जानबूझ के कोई एक एक मील जो है वो दिन का मिस कर दें। ये स्पॉन्टेनियस मील स्किपिंग में आता है। ठीक है, सो ये टाइप्स हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये तो अंग्रेजों की टाइप्स है जो हम मेडिकली पढ़ रहे हैं, और उसके ऊपर वेरियस रिसर्चेज आ रही हैं। कुछ अच्छी रिसर्चेज भी हम आगे देखेंगे, कुछ बुरी रिसर्चेज भी हैं वो भी देखेंगे। लेकिन हमारा जो प्राइमरी कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये इंसानों के बनाए हुए फॉर्मूले हैं। और अब हम देखेंगे कि जो इंसानों के बनाए हुए फॉर्मूले हैं वो अल्लाह ताला के बनाए हुए फॉर्मूलाज के साथ कैसे उनकी मैच करते हैं या कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। लेट्स सी। अच्छा जी, अब हम वो जो हमने 6 डाइट्स पढ़ी हैं उसको हम इस्लाम के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो पहली डाइट हमने पढ़ी थी 5:2 की फास्टिंग। ठीक है, 5:2 डाइट या इंटरमीडिएट फास्टिंग। इसको हम जो है वो फास्ट डाइट भी कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा जो है ना वो मोस्ट पॉपुलर इस वक्त सबसे है। मैंने आपको बताया कि ये लोगों के स्टार्ट करने के लिए आसान है। तो अगर हम इस्लामिक इसका पर्सपेक्टिव देखें, बेसिकली जो 5:2 की डाइट है ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट है माइकल मोस्ले, इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, और इन्होंने ही फिर उसको बहुत प्रमोट किया, और अब ये ब्रिटेन वगैरह में काफी इन है फॉर वर्किंग क्लास। लेकिन अगर हम इसको इस्लामिक देखें तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते थे कि वो मंडेज और थर्सडेज को जरूर रोजा रखें। सो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है ये 1400 साल पुराना है। 5:2 की फास्टिंग जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये सुन्नत का रोजा होता है तो ये फर्ज नहीं है, बट ही यूज्ड टू इनकरेज, बिकॉज इसके ऊपर जब हम डिटेल पढ़ते हैं बैकग्राउंड हदीस के अंदर, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मंडे और थर्सडे है उस पे जो अमाल है वो अल्लाह ताला के सामने वीकली जो रिपोर्ट होती है हमारे अमाल की वो पेश की जाती है। क्योंकि अमाल जो है वो देखिए, एक इसकी डेली रिपोर्ट होती है, जो डेली रिपोर्ट है वो आपकी फजर और असर के टाइम पे पेश होती है अल्लाह ताला के सामने। फिर एक वीकली रिपोर्ट होती है जो मंडेज और थर्सडेज को होती है। एंड देन फिर एक एनुअल रिपोर्ट होती है जो कि शाबान के महीने में होती है, लेकिन ये नहीं पता कि वो किस रात को पेश की जाती है। ठीक है, सो ये जो आपकी रिपोर्टें हैं ये मंडेज और थर्सडे को वीकली रिपोर्ट जाती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू से कि मैं इसलिए रोजा रखता हूँ बिकॉज जब मेरे अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएं तो मैं रोजे की हालत में हूँ। ठीक, सो इस्लाम हमें 1400 ईयर्स पहले ही 5:2 डाइट प्लान दे चुका है कि अगर इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो फिट रहें और यंग भी रहें और एनर्जेटिक भी रहें, तो मंडेज और थर्सडेज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो फास्ट किया करते थे। एंड वो सुन्नत हम आज भी एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो 5:2 डाइट जो है वो तो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा डाउट है कि ये काफी सारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो हमसे ज्यादा हमारी किताबें और हमारी नबी की सुन्नत को जानते हैं और पढ़ते हैं, और फिर वो वहीं से मुख्तलिफ चीजें निकाल निकाल के इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको साइंटिफिक बैकअप दे के वो पॉपुलैरिटी गेन कर लेती है। इसी तरह ऑल्टरनेट डे फास्टिंग जो हमने सेकंड प्लान पढ़ा था वो एक दिन छोड़ के एक दिन ऑल्टरनेट डेज पे फास्टिंग थी। ठीक है,
अब्दुल्ला इब्ने अमर रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा जो वर्चुअस यानी सबसे ज्यादा जो अल्लाह ताला के नजदीक पसंद की गई फास्टिंग है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है, जो कि एक दिन रोजा रखते थे और जो नेक्स्ट डे है उसमें रोजा नहीं रखते थे। यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है उन वो ऑल्टरनेट डे पे फास्टिंग करते थे। सो अगेन व्हाट वी सी इज कि ऑल्टरनेट डे फास्टिंग का जो इंटरमिटेंट प्लान है वो भी हमें दीन में मिल रहा है। जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे वो अल्टरनेट डे पे फास्ट करते थे। तो मुस्लिम्स के लिए ये प्लान भी नया नहीं है, ठीक है? सो ये दोनों प्लान बड़े मशहूर हैं। अब आ जाते हैं हम 16/8 और 14/10 वाली फास्टिंग, ठीक है? सो अगर हम 16/8 और 14/10 यानी 16 घंटे रोजा या 14 घंटे रोजा या 12-12 भी हो सकता है, ये 18 का भी फिगर हो सकता है। सो हम वी सी के जो रमजान में मुसलमान रोजे रखते हैं वो भी यही टाइमिंग होती हैं, ठीक है? यानी इसमें अगर हम देखें कि इस साल 2023 में सबसे जो छोटा रोजा होगा वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में होगा, जो तकरीबन 11 से 12 घंटे का होगा। सो अगर 11 से 12 घंटे का रोजा है तो 11 से 12 घंटे की सॉरी 12 से 13 घंटे की आपकी ईटिंग विंडो आ जाएगी और बाकी फास्टिंग आ जाएगी। और जो सबसे लंबा रोजा होगा हमारा इस साल 2023 में वो ग्रीनलैंड में होगा, जो 20 घंटे का होगा, ठीक है? सो उसमें 4 घंटे की फास्टिंग विंडो, जो कि मैंने आपको बताया था कि लोग इसको एक्सटेंड करते हैं 16/8 को और 24 पे भी चले जाते हैं। तो जो ग्रीन लैंड और उसके इर्द गिर्द के जो लोग होंगे, कंट्रीज होंगे, वहां पर 20 आवर्स का रोजा होगा। तो 20 आवर्स फास्टिंग होगी और ऑटोमेटिकली 4 या अगर 19 आवर्स है तो उसके हिसाब से ये 4 to 5 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो हो जाएगी, ठीक है? सो डॉक्टर्स जब आप मेडिकली इसकी डिटेल देखते हैं तो ये डॉक्टर्स एग्री करते हैं कि 12 या 12 प्लस आवर्स जो फास्टिंग है वो आइडियल रेंज है फास्टिंग की, जिसके अंदर बकायदा जो हमने वो जो सारे फवाइद पढ़े थे फास्टिंग के पीछे वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। यानी अगर आपकी 12 से कम घंटे की है तो फिर उसमें उतना फायदा नहीं है, लेकिन 12 या 12 से ऊपर 12 प्लस जो रेंज है उसके अंदर आपको वो सारे आपके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने वाली चीज है, जो सॉरी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ब्रेन की फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट की हेल्थ इंक्रीज होगी, वो 12 या 12 प्लस फास्टिंग में। तो हमारे जो रमजान के रोजे हैं वो ज्यादातर इसी टाइम पीरियड रेंज में पड़ते हैं, ठीक है? सो अगेन अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए चीज की वो वी कैन सी के वो ऑटोमेटिकली इन चीजों के साथ फिट आ रही है। मुसलमानों के लिए ये कोई नई चीजें नहीं है, बाकी दुनिया के लिए ये बहुत नई रिसर्च और बहुत नई चीजें और बहुत फायदेमंद चीजें। अच्छा, अब आ जाते हैं हम वॉरियर डाइट के ऊपर। वॉरियर डाइट जो है वो हमने कहा कि पूरे दिन आप कुछ नहीं खाएंगे और रात को एक ह्यूज मील ले लेंगे। तो अब जो मुसलमान रोजा रखते हैं उसमें भी यही होता है, हम पूरा दिन रोजा रखते हैं और रात को फिर हम अफ्तारी और सहूर कर लेते हैं। सहर जो हमारी जो सहरी होती है वो आपके नाइट टाइम मील हो गया। तो मुसलमान जो है वो एक्चुअली वॉरियर डाइट ही कर रहे होते हैं जब रोजा रख रहे होते हैं, बिकॉज वो पूरा दिन अपने काम शाम करते रहते हैं और वो रात के अंदर या तो एक अफ्तारी के टाइम पे वो हैवी मील ले लेंगे या फिर ये कि वो अफ्तारी हल्की लेके और सहरी हैवी ले लेंगे। ऑल्दो कि अब थोड़ा सा मुस्लिम्स के अंदर ट्रेंड ये हो गया है कि वो अफ्तारी भी पकौड़े और समोसों वाली जबरदस्त होती है, उसके बाद खाना भी होता है और उसके बाद सहरी भी जबरदस्त होती है। तो एक्चुअली जो अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से चीजें देखें तो वो इतनी हैवी ड्यूटी जो ईटिंग विंडो है वो नहीं है। उसमें यही है कि आप अपने पेट को पेट समझ के खाएं। वो आगे हम अभी हदीस वगैरह देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा इस बारे में। लेकिन ये कि जो जनरली मुस्लिम्स का एक रमजान के अंदर या इवन फास्टिंग नॉर्मल फास्टिंग के अंदर भी होता है वो वॉरियर डाइट ही होती है, बिकॉज वो पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे होते और वो रात में एक मील और साथ में सेरी या वो छोटा मील लेके और उसके साथ मिक्स करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम जो हमारी फिफ्थ वाली जो थी, ईट स्टॉप ईट, ठीक है? ये वो वाली फास्टिंग है जिसके अंदर आप 24 आवर्स जो है वो कुछ नहीं खाएंगे और फिर उसके बाद बीच में 1 या 2 दिन की विंडो देंगे खाने वाली और फिर 24 आवर्स की फास्टिंग करेंगे। अच्छा, अब जब इसको मैंने पूरा रिसर्च किया कि इसके ऊपर मेडिसिन क्या कहती है कि 24 घंटे अगर आप या 24 से कभी-कभी कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम जाके 48 घंटे की फास्टिंग भी कर लेते हैं और 48 घंटे 48 आवर्स का मतलब है 2 दिन। 2 दिन वो भूखे हैं और उसके बाद फिर वो 1 दिन या 2 दिन की विंडो लेंगे खाने की। तो इसको जब मैंने रिसर्च किया तो जॉन हॉपकिंस मेडिकल रिसर्च जो सेंटर है, इट्स अ वेरी फेमस हॉस्पिटल इन अमेरिका। जॉन हॉपकिंस जो है उनकी रिसर्च के मुताबिक अगर आप बहुत लंबा अरसा जिसमें 24, 36, 48 या 72 घंटे, यानी कुछ लोग इतने क्रेजी होते हैं कि वो कहते हैं ना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। सो वो 72 आवर्स यानी 3 दिन की फास्टिंग पे भी वो चले जाते हैं।
सो 24, 36, 48 या 72 आवर्स की जो फास्टिंग है वो एक्चुअली इनकी रिसर्च के मुताबिक डेंजरस है। और वो ये कहते हैं कि इस इतना लंबा अगर आप बगैर खाए जाएंगे तो आपकी बॉडी एक्चुअली फैट को ज्यादा स्टोर करने लगेगी, क्योंकि बॉडी समझेगी कि आपके ऊपर कहत पड़ गए, आप स्टार्वेशन में चले गए हैं, इसलिए बॉडी उस तरह फैट बर्निंग प्रोसेस में नहीं जाएगी। एंड प्लस ये कि देखिए हमारे दिमाग को और हमारी बॉडी को काम करने के लिए कार्ब्स की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जब आप अगर कीटो डाइट भी कर रहे होते हैं तो वो फैट जो है वो चेंज होके कार्ब्स में बर्न होके इस फॉर्म में आके आपको इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्ब्स दे रही होती है। लेकिन अगर आप 24, 36, 48 या 72 आवर्स की फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर अवेलेबल कार्ब्स की जो प्रोपोर्शन है वो ड्रॉप होने लग जाती है और ब्रेन को जो इंस्टेंट शुगर चाहिए वो नहीं मिलती। उसकी वजह से क्या होता है कि लोग स्लगिश होना शुरू हो जाते हैं, ढीलापन आने शुरू हो जाता है और बड़ी आप समझे कि बीपी लो होना शुरू हो जाता है बहुत सारे लोगों का, जिसकी वजह से जो उनकी डेली लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप सोचेंगे अगर आप खुदा ना खास्ता किसी को 24, 36 घंटे या 48 घंटे भूखा रहने पड़े तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म योर डेली एक्टिविटीज। आप दिन की 5 नमाजें नहीं एफिशिएंसी से पढ़ सकेंगे, आपको नमाज में जा नमाज पे भी खाना ही नजर आ रहा होगा या शायद खुदा ना खास्ता कोई बेहोश होकर गिर ही जाए, ठीक है ना। सो आप ये समझें कि जो ईट स्टॉप ईट और ये जो इस किस्म की नॉनसेंस चीजें जो इंट्रोड्यूस की गई हैं, जो एक्सट्रीम लेवल पे फैट बर्निंग को कहती हैं कि इंट्रोड्यूस करते हैं, ये एक्चुअली डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं कि ये डेंजरस हैं। और इस्लाम इसको इसलिए इनकरेज नहीं करता बिकॉज इस्लाम हमें इबादत की वो रास्ता या वो चीज कभी भी नहीं दिखाता जो हमारी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डेली एक्ट्स ऑफ लाइफ के बीच में स्ट्रगल क्रिएट कर दे, यानी वो हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी के काम है उनको डिफिकल्ट कर दे। तो अगर कोई 24 या 36 घंटे का रोजा रखेगा तो ना तो वो अपनी नमाजों के साथ इंसाफ कर पाएगा और ना ही वो अपने बाकी जो ड्यूटीज हैं उसकी टुवर्ड्स दूसरे लोग, अपने घर वाले या कोई अगर मर्द है तो वो अपने बच्चों की बीवी के लिए या वो अपनी जॉब पे वो नहीं कर पाएगा इंसाफ। वो वहां जॉब पे सो रहा होगा बैठा हुआ या वो वहां स्लगिश फील कर रहा होगा, और खातून ने अगर रखा हुआ है तो वो घर पे ना उनसे खाना पक रहा होगा ना उनसे काम हो रहा होगा। तो इस्लाम ऐसी तमाम चीजें डिस्करेज करता है जो इबादत के नाम पे आपकी डेली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आपके राइट्स हैं उनके साथ इंटरफेयर करे। तो इसलिए इस्लाम ने इस किस्म का कोई रोजा कभी किसी शरीयत के अंदर भी ये नहीं किया कि इस तरह 36 घंटे, 48 घंटे या 24 घंटे कोई भूखा रह रहा है, ठीक है। अनटिल अनलेस के वो नबी हिमसेल्फ हो इन अ सेंस के, क्योंकि जो अंबिया कराम हैं उनके मिरेकल्स भी होते थे और उनका एक सिस्टम अलग चलता था। लेकिन शरीयत के अंदर फर्ज रोजों के अंदर कभी भी इस तरह का टाइम नहीं दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा, जो लास्ट इसके अंदर ऑप्शन है वो स्किपिंग मील्स आ गया। अच्छा, स्किपिंग मील्स का मतलब तो रैंडम है कि आप खाना बीच में से खाएं, और इसके ऊपर हमें बहुत सारी हदीस मिल जाती हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें पता है कि एक हदीस है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वर्स्ट वेसल, यानी कोई अगर थैली समझे, वेसल को अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूं जिसको भरा जा सके, तो अगर इंसान कोई थैली जो वर्स्ट तरीके से, जो बदतरीन तरीके से भर सकता है वो उसका पेट है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि जो कुछ जो चंद लुकमे हैं वो खा के एक बनी नौए इंसान का जो बनी आदम है वो आराम से अपने काम कर सकता है। लेकिन तब भी अगर उसको पेट भर के खाना जरूरी लगता है तो उसके अंदर वो 1/3 जो 1/3 हिस्सा है पेट का उसको खाने के लिए रखे, 1/3 पानी के लिए फिक्स करे अपनी भूख के अंदर, और 1/3 जो है वो हवा के लिए होना चाहिए, ताकि अगर ओवर ईटिंग होती है तो फिर उसके साथ आपको हार्ट बर्न, आपको पेट में दर्द, सीने में दर्द, नोजिया वाली फीलिंग्स, वॉमिटिंग, इस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनडाइजेशन हो जाती है, ठीक है। इसी तरह ये एक जो वाक्य मैंने यहाँ पर कोट किया है ये तबरानी में कोट हुआ है, और अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस के अंदर उसको, उसने शायद ओवर ईटिंग की हुई थी तो उसको डिकार आ गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा कि कीप योर बर्ब्स अवे, यानी उनको ये ही डिसलाइक्ड इट, उनको पसंद नहीं आया कि उसको इस तरह डिकार आई। तो उन्होंने कहा कि आप ये इस मतलब इस तरफ, जैसे आप समझे ना कि मुंह करके आप डिकार ना लें, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि जो पेट भर के, इतना पेट भर के जो वर्ल्ड में खाएगा वो हंगरी सबसे ज्यादा लंबे अरसे के लिए क़यामत के दिन भूखा रहेगा, डे ऑफ रेजरेक्शन पे सबसे लंबे अरसे के लिए वो भूखा रहेगा। और ये जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उन्होंने सुनी हज़रत जुहैफा, अबू जुहैफा ने, तो उन्होंने कहा कि मैंने उसके बाद 30 साल से पेट भर के खाना नहीं खाया। अगर उनकी जब हम ये डिटेल पढ़ते हैं हदीस के साथ, तो उन्होंने इस तरह खाया
कि अगर वो नाश्ता, इस हदीस को सुनने के बाद, कि वो अगर नाश्ता कोई करते थे तो उसके बाद वो डिनर नहीं करते थे, और अगर डिनर करते थे तो वो नाश्ता नहीं करते थे। तो पुराने जमाने में 3 टाइम का या 4 टाइम का स्नैक्स और इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये तो अब की नई चीजें हैं कि आपने अगर 3 मील्स लेने हैं तो 3 मील्स के बीच में भी स्नैक्स ले लें। पुराने जमाने में तो एक अगर नाश्ता किया है तो लंच डेलिबरेटली लोग स्किप करते थे और डिनर हो जाता था, डिनर किया है तो नाश्ता लेट कर लिया, इस तरह। सो इस्लाम के अंदर हमें बड़ी क्लियरली ये चीजें मिल जाती हैं कि ओवर ईटिंग की कहीं कोई जगह नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि जो सीजनल वेरिएशन आती है, जो हमारा रमजान कभी सर्दी में आता है, कभी, अब जैसे इस दफा मार्च में आ रहा है, लास्ट ईयर अप्रैल में था, उससे पहले अगर हम अगर 3-4 साल पीछे चले जाएं तो मई जून में आ रहा था। तो एक हम देखते हैं कि रमजान हर साल सेम डेट्स पे नहीं आता और सेम सीजन में नहीं आता। रमजान जो है वो पूरा साल घूमता रहता है, यानी आई थिंक 30 ईयर्स का, जहां तक मुझे पता है 30 से 35 ईयर्स के अंदर इस तरह होता है कि वो रमजान पूरे साल का लूप लेकर वापस उन डेट्स पे आ जाता है जो 30 ईयर्स 35 ईयर्स पहले होता था, उन्हीं डेट्स पे आएगा। सो बेसिकली होता ये है कि जो सीजन होते हैं, जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर जो बेयर्स और आपके जो हाइबरनेशन के अंदर जानवर जाते हैं, वो जानवर, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जाके छुप के कहीं सो जाना है और उन्होंने हमारी तरह सुबह शाम काम नहीं करने होते। लेकिन ह्यूमन बींग्स का इसके ऑपोजिट है। ह्यूमन बींग्स का क्या होता है कि सर्दी में, क्योंकि उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर वार्म रखना है, तो सर्दी के हिसाब से उनकी मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है ताकि वो बॉडी की हीट जनरेट करके अपनी बॉडी को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेंटेन कर सके। ठीक है। सो इसीलिए क्या होता है कि जो जब हम सर्दी ज्यादा होती है तो हम हीट ज्यादा जनरेट कर रहे होते हैं, और हीट ज्यादा जनरेट करने के लिए हमें कैलोरीज ज्यादा चाहिए होती हैं, ताकि कैलोरी, देखे ना, अगर बड़ी आग जलानी है तो ज्यादा लकड़ी चाहिए होगी तो बड़ी आग जलेगी। तो अगर हमें हीट, बाहर सर्दी है बहुत ज्यादा, अगर बाहर 0 पे या माइनस में टेम्परेचर है, तो हमें अपनी बॉडी को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेंटेन करने के लिए थोड़ी आग बड़ी जलानी पड़ेगी। सो कैलोरी ज्यादा बर्न होंगी। तो अगर हम देखें कि जो ऑब्लिगेटरी फास्ट है हमारे, यानी रमजान के, बाकी रोजे तो देखें नफली हैं, वो रखे ना रखें वो को मसला नहीं है, बट रमजान वाले फर्ज किए गए हैं, जो लोग रख सकते हैं, अगेन उस पर भी लीनियंसी है। लेकिन जो हमारे जो रमजान के रोजे जब सर्दी में आते हैं, तो आप देखें कि वो शॉर्टर टाइम पीरियड के होते हैं। यानी आई थिंक यूजुअली सर्दियों में जो पीक सर्दी होती है उसमें हमारे यहाँ पर 11 से 12 घंटे का रोजा होता है। ठीक है। और जब सर्दी में 11 से 12 घंटे का रोजा होगा तो वो अल्लाह ताला की क्या हिकमत है कि जो शख्स सर्दी में रोजा रख रहा है, यानी अगर लेट्स सपोज के दिसंबर में रोजा आ रहा है, तो दिसंबर में ज्यादातर दुनिया के अंदर सर्दी होती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ साउदर्न हेमिस्फेयर, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ऑपोजिट चलता है वेदर। लेकिन क्या होता है कि मगरिब से, वो जो फजर का टाइम है आपका, सॉरी, फजर से मगरिब का, वो शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट करने की हिकमत क्या है कि बंदा जल्दी, छोटा रोजा होगा, आप थोड़ी देर के लिए फास्ट करेंगे और ज्यादा विंडो में आप खाने के लिए फ्री होंगे, क्योंकि आपको ज्यादा हीट बनानी है, ज्यादा बर्न करनी है कैलोरीज। सो ये सबसे बड़ी हिकमत है कि रमजान के अंदर टाइमिंग, जैसे आप नॉर्मली अगर इंटरमीडिएंट फास्टिंग देखें तो उसकी डाइट के अंदर टाइम फिक्स होगा। अगर आप 16 आवर्स कर रहे हैं तो आप 16 आवर्स पे ही लगे रहेंगे, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। लेकिन रमजान की हिकमत यह है कि सीजनल वेरिएशन, अगर गर्मी में रमजान आएगा तो आपको गर्मी में कम कैलोरीज चाहिए, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो रमजान के रोजे लंबे होंगे, आप लंबा रोजा सस्टेन कर सकेंगे। और सर्दी में अगर रोज आएंगे, सर्दी में आपको ज्यादा कैलोरीज चाहिए, आपको अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हुआ है, तो सर्दी के रोजे छोटे होंगे ताकि थोड़ी देर के लिए भूखा रहना पड़े और ज्यादा टाइम के लिए खाना अवेलेबल हो। तो ये कितनी बड़ी हिकमत है कि अल्लाह ताला ने जो चीज फर्ज की है, वो फर्ज की वाली चीज जो है वो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म और ह्यूमन ह्यूमन मेटाबॉलिक रेट जो है उसके हिसाब से टेडी करती है कि जब हम ज्यादा देर भूखे रह सकते हैं तो उस टाइम पे रोजे हमारे लंबे होते हैं, और जिस सीजन में हम ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकते उस सीजन में हमारे रोजे सुकड़ के छोटे 11 से 12 घंटे पे आ जाते हैं। सो ये बहुत बड़ी एक नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, और ये नेमत सिर्फ उसी की तरफ से हो सकती है फर्ज इबादत के अंदर, जिसने हमें और हमारे जिस्म और जो हमारे इर्द गिर्द का मौसम, हमारी जमीन, हमारे सूरज के साथ हमारा जो एक एंगल है, जिसकी वजह से सीजन्स होते हैं, इक्विनॉक्स वगैरह, वो उसने डिजाइन किया है। तो ये आप देखें कि ये सारी चीजें इन कंप्लीट हार्मनी विद ईच अदर है, यानी सूरज, सूरज के साथ जमीन का एंगल, सीजन, सीजन के हिसाब से फजर और मगरिब का वक्त, दिन का लंबा और छोटा होना, और उसके हिसाब से हमारे फर्ज, रोजे और हमारा मेटाबॉलिज्म, ये कंप्लीटली इन लाइन है सारी चीजें।
सो जब आप ये पढ़ते हैं तो फिर अपने मुसलमान होने पे बहुत फख्र होता है इंसान को कि हम एक सच्चे दीन के फॉलोअर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने मुसलमान फैमिलीज में पैदा किया, या हमें मुसलमान होने का शर्फ बख्शा, क्योंकि ये वो दीन है जहाँ पर कहीं पर भी कोई चीज एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती। अच्छा, इसी तरह अब आ जाते हैं हम टाइमिंग के ऊपर। जैसे कि हम देखते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर टाइम जो है वो अक्सर इस तरह होता है कि वो कहते हैं कि आप सनसेट के टाइम पे आखिरी मील ले लें, और यानी जब सूरज डूबेगा तो आप आखिरी मील ले लें, और 5:30, 6 या 7 बजे जो भी आपका मगरिब का टाइम है, और उसके बाद फिर आप पूरी रात जो है वो बगैर कुछ खाए, या खाना तो खैर बंद ही होता है, पीने में वो कहते हैं कि 0 कैलोरी, आप ग्रीन टी वगैरह ले लें, इस तरह की चीजें लें। और फिर अगले दिन भी आप पूरी एटलीस्ट सुबह 10-11 बजे तक भूखे रहें, और 12 बजे के करीब जाके आप कुछ खाएं। सो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज आप ये देखें कि एक नई रिसर्च आई है, जो कि है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं गूगल के ऊपर अगर जाना चाहें, कि जर्नल ऑफ प्रोटियोमिक्स है, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने फंड किया है। ये एक रीसेंट रिसर्च है जिसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर, ये आपको मल्टीपल वेबसाइट्स पे मिल जाएगी, और क्योंकि इसकी बड़ी एक हाइप क्रिएट हुई है कि उन्होंने जो है वो उन लोगों का मेडिकल सारा वो आप समझें कि जैसे ब्लड सैंपलिंग और सारी चीजें चेक की, तो 14 घंटे का जो है ना वो डेली 30 डेज तक, यानी 14 घंटे का रोजा उन लोगों ने रखा, जो हमारा जैसे मुस्लिम्स का होता है डॉन से लेकर, यानी जो फजर से लेकर सनसेट तक, डॉन टू डस्क इसको कहते हैं, ठीक है, यानी फजर से लेकर मगरिब तक उन्होंने 14 घंटे का रोजा रखा। ये जो जितने लोग जिनकी जो सैंपल था उनका बेसिकली, जिसको वो टेस्ट कर रहे थे, और 30 डेज 30 दिन तक उनको उन्होंने ये 14 घंटे का फजर से लेकर मगरिब तक का रोजा रखवाया, और उसके बाद उनके ब्लड सैंपल्स लेके मुख्तलिफ चीजों के लिए उन्होंने उसको चेक किया। तो दे फाउंड आउट कि ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन बॉडी में, जो हमने पहले भी बात की थी कि सूजन या कहीं पर अगर इस किस्म की तोड़ फोड़ चल रही है वो डिक्रीज हो जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने देखा कि जो बाहर के मुल्क हैं उसमें अल्जाइमर एक डिजीज होती है, जो ब्रेन की डिजीज होती है, जिसमें याददाश्त खोने लग जाती है, आप चीजों को पहचानने से इनकार करने लगते हैं, रेट्रोग्रेड एमनेशिया होता है, बैकवर्ड आपकी जो है ना वो याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता आपको पुरानी बातें भूलना शुरू हो जाती हैं, और ये बाहर के मुल्कों में हमारे इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा कॉमन है। तो उन्होंने ये नोट किया कि ये जो जितने इनके जो रिस्क फैक्टर्स और जितने भी जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये चेक करते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो अल्जाइमर का रिस्क है वो डिक्रीज हो गया इन लोगों में, ठीक है। थर्ड में एंटी कैंसर सीरम प्रोटीन्स इंक्रीज हो गए, यानी कोई ऐसे केमिकल्स जो कि कैंसर, हर तरह के कैंसर को फाइट करते हैं, एंटी कैंसर सीरम प्रोटीन्स, वो उन लोगों के 30 डेज की फास्टिंग के अंदर 14 घंटे फ्रॉम डॉन टू डस्क, यानी फजर से मगरिब तक उनको फास्ट कराया गया पूरे एक महीने, यानी आप समझे कि एक तरह से इन्होंने रमजान की फास्टिंग को रेप्लिकेट किया। कुछ जगहों पे मैंने ये भी पढ़ा है कि एक्चुअली उन्होंने रमजान की फास्टिंग वाले लोगों का ही सैंपल लिया। सो इसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि 30 डेज के ऊपर इन्होंने वो उनके ब्लड सैंपल लिए, तो एंटी कैंसर सीरम प्रोटीन्स जो हैं वो भी इंक्रीज हो गए। ग्लूकोज यानी चीनी और लिपिड यानी फैट्स का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर गया बहुत अच्छे से, ठीक है। सिरकार्डियन क्लॉक होती है बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर एक अपनी सिस्टम है, बायोलॉजिकल घड़ी लगी हुई है, जो कि आपके दिन और रात के हिसाब से, जो बाहर रोशनी होती है और अंधेरा होता है उसके हिसाब से आपके हॉर्मोन्स की रेगुलेशन सिस्टम करती है, मुख्तलिफ केमिकल। यानी जैसे रात के टाइम जब बच्चे सोते हैं तो वो रात के टाइम, उनके सोने के टाइम पे ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी रिलीज होती है, तो जब बच्चे रात को टाइम पे सो रहे होते हैं और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो उससे उनका कद लंबा होता है। सो इसलिए जो लोग रात को नहीं सोते और नाइट शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हैं, या उनकी रात की नींद सही नहीं होती, वो लेट नाइट सोते हैं और पूरा दिन फिर सोते रहते हैं, उनकी जो साइकोलॉजिकल लेवल है और प्लस उनका जो फिजिकल स्टेट ऑफ बॉडी है वो दोनों खराब होने लगती है, क्योंकि जो बॉडी की इंटरनल क्लॉक है वो एक्सटर्नल क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रही होती। तो इन्होंने ये नोट किया कि जो सर्काडियन क्लॉक है वो इम्प्रूव हो गई है, डीएनए रिपेयर शुरू हो जाता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर भी आपका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कहीं म्यूटेशन हो रही है या कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, वो रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। इसी तरह जो इम्यून सिस्टम है, यानी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है। जितने भी हमारे इस वक्त हमें कोविड और इस किस्म की बीमारियों का सामना था उसमें सबसे बड़ा मसला यही था कि हमारी इम्यूनिटी जो लोगों की है वो जब लो होती है तो इस किस्म के कोई भी वायरस और बैक्टीरिया उन पे हमला करके उनको बीमार कर देते हैं। सो जो रोजे थे, ये जो फास्टिंग इनको 30 डेज की कराई, उससे इम्यूनिटी एक मैसिव लेवल पे इंक्रीज कर गई।
इसी तरह कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब है चीजों को समझने का, लर्न करने का। अगर मैं आपको कहूँ कि 2+2 क्या है तो आप इमिडिएटली जवाब देंगे 4। सो ये आपका एक सुन के उसको एनालाइज करके उसका जवाब देने की एक एबिलिटी है जिसको कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शन। इसमें थिंकिंग भी आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। फिर इसके अलावा जैसे अगर आप आईज बंद करके मैं आपको कहूँ कि हाथ में कोई बॉल पकड़े, तो आप आंखें बंद करके बगैर बॉल को देखे हुए सिर्फ टच करके बता देंगे कि ये गोल चीज है और ये बॉल है। सो ये सारी डिफरेंट टाइप्स है होती हैं जो आपकी चीजें जो कि मिल के कॉग्निटिव फंक्शन, एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर आती हैं। तो जो इस किस्म की जो इन्होंने फास्टिंग कराई उससे आपकी ब्रेन की वर्किंग कैपेसिटी और लर्निंग कैपेसिटी, थिंकिंग कैपेसिटी मैसिवली इंक्रीज कर गई। इसी तरह न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, यानी जो आजकल पैनिक अटैक, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस किस्म की चीजें खवातीन, मर्द हजरात और बच्चों तीनों में बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही हैं। तो दे नोटेड, ये इन्होंने बकायदा ये पूरी आपको इसकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की फंडिंग से पूरा जर्नल है जिसके अंदर रिसर्च मिल जाएगी, नेट पे आप जहां मर्जी ढूंढना चाहें, कि न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो इस 30 डेज के अंदर लोग जो पार्टिसिपेंट्स थे रिसर्च के, उनके इम्प्रूव कर गए, बेहतर हो गए। सो इससे हमें पता चलता है कि जो अल्लाह ताला ने हमारी टाइमिंग ऑफ फास्टिंग रखी है फजर से लेकर मगरिब तक, ये इंटरमीडिएंट फास्टिंग से इस तरह डिफरेंस है क्योंकि इंटरमीडिएंट फास्टिंग तो देखें सिर्फ उसका एक सर्टन हेल्थ का गोल है, या तो वेट रिड्यूस करना होगा या इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करनी होगी या कोई सर्टन जो भी है उसका हेल्थ बेनिफिट है वो उसको एम करते हैं। जो हमारी रमजान की और अल्लाह ताला की तरफ से जो रोजा, जो हमारा स्पिरिचुअल फास्टिंग है बेसिकली, जो हम नफली भी रखते हैं, उसके अंदर नॉट ओनली कि आपको फिजिकल फायदे हो रहे हैं बल्कि आपको एक होलिस्टिक वेलबींग है, आपके स्पिरिचुअल फायदा भी हो रहा है, आपका फिजिकल फायदा भी हो रहा है, आपका दिमाग का फायदा भी हो रहा है, आपके हॉर्मोन्स का फायदा, आपकी हर चीज का फायदा हो रहा है, यानी फ्रॉम इनसाइड आउट, आपकी रूह से लेके आपके जिस्म, आपका दिमाग, आपके हॉर्मोन्स, आपकी आउटर वेलबींग, ये कंप्लीटली बीइंग टेकन केयर ऑफ है इन रोजों की टाइमिंग्स के साथ। इनका जो कंपैरिजन है उससे अगर हम देख लें वेस्ट वर्सेस जो हमारी रिलीजियस फास्टिंग है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं एक और रहमत। अगेन, जब हम फास्टिंग और मेंस्ट्रुएशन या निफास, जो कि जिसको अब लौकिया कहते हैं या हम इसको सवा महीना कहते हैं, कुछ लोग चिल्ला कहते हैं इसको, मुख्तलिफ जो पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग होती है, यानी जो डिलीवरी के बाद 40 डेज की ब्लीडिंग होती है, उसको अगर हम देखें तो इसमें अब हिकमत क्या, अगर अगेन वही बात है कि जैसे जैसे मैंने इसकी रिसर्च की तो मुझे आई एक्चुअली फेल इन लव विद माई रिलीजन मोर। मुझे अल्लाह ताला से और मुझे अपने दीन से बहुत मोहब्बत फील हुई क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि हमें 1400 साल से बताई गई हैं और हम इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। और आज जब इनके ऊपर साइंस का ठप्पा लग जाता है तो फिर हम वाह वाह करते हैं। मतलब ये सिर्फ हम, मेरी और आपकी बात नहीं, ये हम जनरल मुस्लिम्स की है कि हम अपने दीन को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और जब साइंस वही बात खड़े होकर कहती है तो फिर हमें याद आता है कि ओहो, हमारे नबी ने 1400 साल पहले ये बात हमें बताई थी। तो बेसिकली अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो खवातीन होती हैं वो जनरली बड़ी सेंसिटिव होती हैं कैलोरीज के मामले में, और इस किस्म के जो भी डाइट प्लान्स होते हैं उसमें औरतें वर्सेस मर्द, औरतों के मूड स्विंग्स, औरतों के मसले बहुत एग्रीवेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स आने लगते हैं क्योंकि औरतें जनरली खाने को रोकने से या कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, अगर उनको कम खाने को कहा जाए या बहुत लंबा भूखा रहने के लिए कहा जाए, तो औरतों को ये फिजिकली एंड मेंटली जरा तंग करती है बात ज्यादा। और कभी कभी इस तरह होता है कि जनरली काफी सारी खवातीन का हीमोग्लोबिन वगैरह भी लो होता है या कुछ ना कुछ मसले चल रहे होते हैं, तो जो इनकी जब ये फास्टिंग के अंदर जाती हैं खवातीन, तो अक्सर इस तरह होता है कि लो एनर्जी स्टेट की वजह से उनके पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं या पीरियड्स में डिस्टर्बेंस आने लग जाती है। मेडिकली जब भी पीरियड्स हो रहे होते हैं, चाहे वो पीरियड्स हो या इवन जो ये हम पोस्टपार्टम ब्लीडिंग की बात करें जो 40 डेज की डिलीवरी के बाद होती है, इसमें डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि आपने अपनी बॉडी को वेल बैलेंस फूड देना है, यानी खाना बहुत अच्छा खिलाना है, डाइट अच्छी रखनी है। हमें पता है कि डिलीवरी के बाद यहाँ जो ईस्टर्न कल्चर है उसके अंदर बकायदा जो माएँ होती हैं वो पंजीरी और इस किस्म की हैवी ड्यूटी किस्म की चीजें बना के खिलाती हैं, बिकॉज एक हमेशा से कॉन्सेप्ट ये रहा है कि ये जो पीरियड्स होते हैं जिसमें ब्लीडिंग हो रही है और जो पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग होती है, इसके अंदर औरत को हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। ये कल्चरल थिंग भी हमेशा से समझी जाती है और सिमिलरली जो अगर आप देखें तो ओवरऑल भी अगर
इवन 1400 ईयर्स से पहले भी हमेशा से हम देखते हैं कि औरतों को यही कहा जाता है, मेडिकली भी और कल्चरली भी, कि उन्होंने हाइड्रेटेड रहना है, पानी ज्यादा पीना है, डाइट अच्छी लेनी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा लेने हैं। अब इसी को जब आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं और वर्सेस इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर कहीं वो ये नहीं कहते कि आप पीरियड्स में या पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत आप देखें कि अल्लाह ताला ने, देखें मैं अगेन वही बात कहती हूँ, अल्लाह ताला को क्या फर्क पड़ता है कि अगर औरत को ब्लीडिंग हो रही है तो वो कुरान ना पढ़े और वो नमाज ना पढ़े या वो ये रोजे ना रखे। अल्लाह ताला को क्या फ़र्क पड़ता है? उसने तो हमें बनाया है। और जब इस्तिहादा होता है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो आपकी वो इर्रेगुलर ब्लीडिंग है, उसमें तो औरत वज़ू करके नमाज़ पढ़ रही होती है। आ तो ब्लड वहीं से रहा है। लेकिन देखें, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हिकमत यहाँ पर भी समझें कि क्योंकि जब पीरियड्स होते हैं और जब पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है, तो औरत अंदर से कमज़ोर फ़ील कर रही होती है। ऑलरेडी उसके प्री मेंस्ट्रुअल जो हमने पीएमएस सिंड्रोम पढ़ा था, उसमें उसके मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, उसमें उसको शुगर क्रेविंग्स हो रही होती हैं, उसमें उसकी कमर में दर्द हो रही होती है, पेट में दर्द हो रही होती है, ब्रेस्ट हेवी हो रहे होते हैं। हमने ये सारे सिम्पटम्स पिछली क्लास में पढ़े हैं। तो अल्लाह ताला ने औरत के लिए कितनी आसानी कर दी कि जैसे ही उसको पीरियड स्टार्ट होंगे, उसको नमाज भी नहीं पढ़ना, दिन में 5 दफ़ा अल्लाह के आगे हाज़िर नहीं होना, ठीक है? मतलब वो ज़बानी तौर पे पढ़ेगी, अपने ज़िक्र वगैरह कर सकती है, बट वो जो एक एक उसकी अटेंडेंस है, यानी बिल्कुल ऐसे है जैसे स्कूल में 5 दफ़ा अटेंडेंस देनी हो और प्रिंसिपल कहें कि शागिर्द मेरा बीमार है, मेरा स्टूडेंट बीमार है, ये जो 5 दफ़ा इसने दिन में आके अटेंडेंस लगानी है, मैं इसको माफ़ कर देती हूँ, ये पूरा 1 हफ्ता ये अटेंडेंस ना लगाए। तो हमें तो प्यार हो आएगा ना फिर उन प्रिंसिपल के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने औरत के लिए एक तो ना वो नमाज़ उसकी फ्री कर दी, फ्री उसको मुरा दिए कि वो उसने नहीं पढ़नी। सिमिलरली रोज़ा उसका छूट जाएगा। अल्लाह ताला ने उसको आसानी दे दी कि जिस वक़्त वो पीरियड्स में या पोस्टपार्टम ब्लीडिंग में वो रोज़े नहीं रखेगी। क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि ये मेरी मखलूक है, मैंने इसे बनाया है, इसको इस वक़्त हाइड्रेशन की, इस वक़्त इसको अच्छी डाइट की, इस वक़्त इसको रेस्ट की और कैलोरीज़ की ज़रूरत है। अगर कैलोरीज़ नहीं मिलेंगी तो ये वैसे ही पागल हो रही है। ठीक है ना? सो अगेन हाँ, फास्टिंग एंड मेंस्ट्रुएशन में हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला की भी हिकमत है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग या डॉक्टर्स, अगर आप मेडिकल साइंस से पूछेंगे तो मेडिकल साइंस आपको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं करेगी कि आप इस टाइम पीरियड पे रोजा ना रखें। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी औरत जो मखलूक है, अपनी क्रिएशन है, उसकी आसानी देखते हुए और उसकी इनसाइड आउट जो उसकी साइकेट्रिक और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हुए हमारे लिए आसानी कर दी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप रोज़े मेंस्ट्रुएशन में रोज़े रखें या आप पोस्टपार्टम ब्लीडिंग के अंदर रोजे रखें। ऑल्दो के बाद में जब आपकी सेहत बेहतर होगी तो आपने वो रोजे पूरे करने हैं, काउंटिंग पूरी करनी है, लेकिन बहुत ईज़ी कर दी क्योंकि जब ब्लीडिंग होगी या इस किस्म के मसले होंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली औरत को एनर्जी चाहिए, उसको स्टैंड करने के लिए हाइड्रेशन चाहिए और वो ऑब्वियसली वो रोजे में नहीं खा सकती। माइक देख लीजिएगा किसी का खुला हुआ है, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज़। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अब ये एक फाइनल हम डिफरेंस देख लेते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्सेस रमजान फास्टिंग का। ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग को अगर हम अब शॉर्टली हम इसको सम अप कर रहे हैं कि उसके अंदर सिर्फ फूड या कैलोरीज को स्पेसिफिक टाइम के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग में बंद किया जाता है। अक्सर तो ये है कि उसमें खाना बंद होता है लेकिन 0 कैलोरी लिक्विड जारी रहता है जिसमें ग्रीन टी और इस किस्म की पानी शानी वो पीते रहते हैं और स्पेसिफिक टाइम के लिए। लेकिन रमज़ान फास्टिंग जो है वो सिर्फ खाने-पीने की बैन नहीं है, उसके अंदर गुनाहों से भी बैन है, ठीक है? गुनाहों से भी आप हम बचने की कोशिश करते हैं और कुछ हलाल एक्ट्स हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप वैसे हलाल है। लेकिन रमज़ान के अंदर क्योंकि मकसद हमारा सिर्फ भूख हड़ताल करना नहीं होता, रमज़ान की जो फास्टिंग है वो अल्लाह ताला की ट्रेनिंग है हमारे लिए, अल्लाह ताला एक 330 डेज़ की ट्रेनिंग हमारे लिए एक आप समझे बूट कैंप टाइप अरेंज होता है। जिसके अंदर ना सिर्फ हमें गुनाहों से बचने के लिए ज़रूरी है, प्लस ये कि कुछ हलाल एक्ट्स भी हमारे लिए उस टाइम पीरियड में मना है, अलोंग विद द फूड एंड वाटर, ठीक है? स्पेसिफिक टाइम के लिए। ये पहला फ़र्क हो गया। दूसरा फ़र्क इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कंप्लीटली हेल्थ ऑफ बॉडी जो है उसको टारगेट कर रही होती है कि आपने वेट लूज़ करना है, आपने अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करनी है, लिपिड मेटाबॉलिज्म बेहतर करना है। लेकिन या इस किस्म की जो भी चीज़ें हैं। लेकिन रमज़ान फास्टिंग जो है वो आपकी हेल्दी माइंड, सोल एंड बॉडी को एम करती है। यानी जिस्मानी फ़ायदा तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में रूहानी फ़ायदा भी होगा और ज़हनी फ़ायदा भी। ठीक है? जब आप गुनाहों से दूर रहेंगे तो जो आपकी रूह के अंदर की इज़्तिराबियत होती है, एंग्ज़ायटी वो कम होना शुरू हो जाती है।
ठीक है, आप अपने आप को नफ्स को काबू में करना शुरू करते हैं। तो जो रमजान फास्टिंग है वो एक कंप्लीटली आपकी सारी चीजों को होलिस्टिक अप्रोच है उसकी, वो सिर्फ किसी एक चीज को टारगेट नहीं कर रही। इसी तरह थर्ड डिफरेंस जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में अगर आप रिसर्च ढूंढना शुरू करें तो ह्यूमन के ऊपर रिसर्च डाटा बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो माइस के ऊपर, चूहों पे इन्होंने जो रिसर्च डाटा है उसके अंदर इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को बहुत अच्छे नहीं है एक्चुअली। और ह्यूमन डाटा क्योंकि रिसर्च का अभी तक रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स या साइड इफेक्ट्स किसी को भी नहीं पता क्लियरली, क्योंकि ये कि रिसेंट चीज इंट्रोड्यूस की गई है फ्यू इयर्स बैक। और यूजुअली जो लॉन्ग टर्म डाटा है वो 15 से 20 साल की जो आप रिसर्च होती है या एक फॉलो अप होता है उसके बाद पब्लिश होता है। सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग के अभी तक नहीं पता, लेकिन जो रमजान फास्टिंग है उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हम देखते हैं कि 1400 साल से मुसलमान हर साल रमजान के रोजे रखते हैं। और हमें पता है कि वो ओवरऑल उस कंप्लीट आप समझें कि एक तरह से जो होती है ना ट्यूनिंग हो जाती है, जैसे गाड़ी की हम ट्यूनिंग कराते हैं जाके, तो इसी तरह मुसलमान 1400 साल से रोजे रख रहे हैं। एंड वी नो दैट सो वेल के विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स आपको लॉन्ग टर्म कोई 15-20 साल के बाद ये नहीं है कि किडनी उड़ गई या कुछ और हो गया। सो इसके बारे में वी आर सिक्योर अबाउट इट। इसी तरह एक और डिफरेंस ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है इसके इतने मतलब 6 तरीके तो मैंने आपको बता दिए हैं, इसके अलावा अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट से पूछने बैठे हैं तो वो आपको 8-10 तरीके प्रोबेबली और बता देंगे। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि हर बॉडी टू बॉडी वेरी करती हैं। और एक फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो दूसरी हर एक को सूट नहीं करती। यानी जो एक सर्टेन मेटाबॉलिज्म है उसको चेक किया जाएगा, बॉडी टाइप को चेक किया जाएगा, जेंडर चेक होगा, फिर एज चेक होगी, उसके हिसाब से न्यूट्रिशनिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं कि आपने कौन सी वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। वर्सेस अगर आप रमजान में देखें तो सिंपल तरीका है, 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वो बता दिया कि किस वक्त रोजा रखना शुरू करना है, किस वक्त खत्म करना है। और किसी को टेंशन नहीं है, हर बंदा एज, सेक्स, बॉडी टाइप उसके उससे बिल्कुल बालातर होके सबके लिए एक ही तरीका है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर, कोई मुश्किल नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसका एक और पहलू ये भी है कि ये पॉकेट पे हैवी पड़ जाती है, बिकॉज अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट जब आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कराएंगे तो ये आपको स्पेसिफिक ऑर्गेनिक या इस किस्म की चीजें मुख्तलिफ कि आप ये खाएं, ये अच्छी चीज खानी है, ये खाएं, ये ना खाएं। ठीक है, तो अक्सर जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो आपकी पॉकेट पे हैवी पड़ना शुरू हो जाती है, बिकॉज आपको फिर वो डिफरेंट टाइप्स के फूड बताते हैं कि ये आपने हाई फाइबर फूड में ये कंज्यूम करना है, ये चीज नहीं खानी। या अगर आप लेट्स सपोज के इसके अंदर कोई स्पेसिफिक कीटो साथ यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको महंगी महंगी चीजें खरीदनी पड़ जाएंगी। वर्सेस जो रमजान फास्टिंग है वो एक्चुअली आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम कर देता है, क्योंकि इसके अंदर हमें मकसद हमारा जो है वो कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होता, क्योंकि मकसद हमारा स्पिरिचुअल लेवल का होता है। तो एक्चुअली आपकी रमजान फास्टिंग बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ हमें उनकी फीलिंग्स हमारे अंदर हम उसको एक्चुअली कम्युनिकेट वो कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जो लेस प्रिविलेज लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने को नहीं होता, तो हम रमजान के अंदर एक्चुअली उनका दर्द भी फील कर रहे होते हैं कि जिसको अगर सुबह नाश्ता करने के बाद दोपहर का खाना नहीं मिला और रात को भी उसको कुछ नहीं मिला लेट तक, तो वो क्या फील करेगा। ठीक है, सो ये फाइनेंशियल स्ट्रेस भी इसके अंदर रिड्यूस होता है। ऑल्दो के यस कुछ सर्टन अब एक टाइम डेवलप होता जा रहा है ट्रेंड जिसके अंदर अगेन अफ्तारी और अफ्तारी के बाद खाना और सहरी उसको बहुत लेविश कर दिया जाता है और टू मच एक्सपेंस हो जाता है। एक्चुअली रमजान में लोग अपने बजट से भी आउट होने लगते हैं। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि ये इस्लाम के ट्रेडिशंस के मुनाफी है, ये इस्लाम के ट्रेडिशंस के अंदर नहीं है कि आप ओवर स्पेंड करना शुरू कर दें और बहुत लेविश हो जाएं। और अगेन वही बात कि वो जो पेट भर के खाने वाली जो चीज है वो मना की गई है। अच्छा, इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर का जो फर्क है वो इंडिविजुअल वेलबींग, यानी जो बंदा कर रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग से उसी को फायदा हो रहा है। लेकिन जो रमजान फास्टिंग है वो हमारी अगेन, क्योंकि हम जब इंसान की होलिस्टिक अप्रोच को अल्लाह ताला बेहतर कर रहा है, तो सिमिलरली रमजान के अंदर हम देखते हैं कि एक जनरल मस्जिदों की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा हो जाता है। और एक जो आपस में मिलने जुलने का रुझान है, अफ्तारी सहरी और मिल के बैठ के अफ्तार करने का, मस्जिदों में लोग इकट्ठे अफ्तार करते हैं। तो एक सोसाइटी की वेलबींग इसके अंदर एक अच्छा आप समझें कि कंप्लीट एक महीना ऐसा होता है जिसमें लोग कोशिश करते हैं कि आपस में मोहब्बत से फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मिलने जुलने वालों के साथ अच्छा वक्त गुजारें। तो जो रमजान फास्टिंग है वो इंडिविजुअल वेलबींग को टारगेट भी करती है, लेकिन उसका प्राइमरी पर्पस सोशल, पूरी सोसाइटी की एक ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना है,
एक अगेन बूट कैंप फॉर द सोसाइटी भी है। लास्ट जो डिफरेंस इसका है वो ये कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट रिजल्ट देता है। इसके ऊपर कुछ रिसर्च हैं और कुछ चल रही हैं विच सजेस्ट कि इंटरमिटेंट फास्टिंग औरतों को डिफरेंटली अफेक्ट करती है मर्दों के मुकाबले में, और औरतों को इसको बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी जो हेयर वगैरह हैं बॉडी के और सर के, इसके अलावा उनके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है वो अफेक्ट होते हैं। वाइल अगर हम रमजान क्योंकि लेकिन हमने ये बात की कि इंटरमीडिएट फास्टिंग पे हमारे पास लॉन्ग टर्म डाटा फिलहाल नहीं है, वो मे बी नेक्स्ट 10 ईयर्स में हमारे पास आ जाए, बट अभी हमारे पास कोई बहुत लॉन्ग टर्म डाटा इसका अवेलेबल नहीं। वर्सेस जो रमजान फास्टिंग है उसमें हमें पता है कि अल्लाह ताला ने दोनों सेक्स के लिए, औरत और मर्द और हर एज ग्रुप के लिए इक्वल रिजल्ट्स और इक्वल रिवॉर्ड्स प्रॉमिस्ड है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है, ये वेस्टर्न वर्सेस जो हमारा रिलीजियस फास्टिंग है उसका एक मेन कोर जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बताए। क्विकली हम नलिफायर्स ऑफ फास्ट देख लेते हैं, रोजा किन चीजों से टूटता है, क्योंकि अब हम मेडिकेशन वाली साइड पे आ रहे हैं। तो इसके अंदर जब हमें पता है कि इंटरकोर्स जो हस्बैंड वाइफ का एक सेक्सुअल इंटीमेसी है उसके साथ ऑब्वियसली रोजा टूट जाएगा, रोजे में अलाउ नहीं है। मैस्टरबेशन जो है, जो अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन सेक्सुअल के लिए की जाती है, लोग इंडल्ज कर जाते हैं इसके अंदर, इसमें ज्यादातर मर्द हजरात होते हैं, बट अगेन आजकल माशरा चेंज होता जा रहा है तो खवातीन भी इसके अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व होने लग गई हैं। लेकिन मैस्टरबेशन के साथ भी रोजा टूट जाता है। खाने पीने से, ये हम सबको पता है, बचपन से पता है कि कुछ खा लिया या पी लिया, गलती से खा लिया भूले से, तो उसकी सजा मतलब उसका वो नहीं है, रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर जानबूझ के खाया पिया तो उससे रोजा टूट जाएगा। इसी तरह कोई भी चीज जो खाने पीने की हेडिंग के अंदर आती है, यानी आपको न्यूट्रिशन देगी, वो भी इसी हेडिंग में आ जाएगी और वो रोजा तोड़ देगी। इसके अलावा जो ब्लीडिंग है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग या कपिंग जिसको हम हिजामा कहते हैं, इस तरह की कोई जो चीज अगर होगी तो वो भी रोजा तोड़ देगी। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं अभी इसको आपके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है स्कॉलर्स का वो मैं आपको बता दूंगी कि क्या है। अच्छा, इसके अलावा अगर जानबूझ के वॉमिटिंग की जाएगी, मुंह में उंगली डाल के खुद से वॉमिटिंग की जाएगी, उससे रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर वॉमिटिंग आ जाएगी, ऑल्दो के इसमें आई थिंक जो हनफी फिक है उसके अंदर वो कहते हैं कि अगर मुंह भर के उल्टी आ जाए तो रोजा टूट जाएगा। लेकिन इसमें जो मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन है वो ये कि अगर किसी को नेचुरली उल्टी आ जाएगी तो उसका रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर कोई खुद जानबूझ के उल्टी करेगा मुंह में उंगली डाल के, तब रोजा टूट जाएगा। ठीक है। इसी तरह मेंस्ट्रुएशन एंड निफास, ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर जब रोजा हो और पीरियड स्टार्ट हो जाए तो हमारा रोजा टूट जाता है। तो इसी तरह अगर किसी को जो है वो पोस्टमार्टम ब्लीडिंग है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी जो है वो रोजा टूट जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो सेकंड पार्ट था हमारा टॉपिक का, यानी कौन कौन सी चीजें, क्या रूलिंग है उसके ऊपर। तो सबसे पहले टॉपिकल ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, इसके अंदर लोशंस आ जाएंगे आपके, बेशक विटामिन ई की क्रीम आ जाएगी आपकी, मुख्तलिफ जो टॉपिकल एनर्जेटिक क्रीम्स होती हैं जैसे विंटोजन वगैरह, ये हर तरह की क्रीम इसके अंदर, ट्यूब्स के अंदर, जार्स के अंदर जो भी है, मसाज क्रीम्स हो जाएंगी आपके, फेशियल्स वगैरह भी इसी रूलिंग के अंदर आ जाएंगे। टॉपिकली कोई भी चीज लगेगी तो क्रीम जो है वो उसमें और ऑइंटमेंट में बेसिकली फर्क ये होता है। ये मैंने थोड़ा सा साथ में आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन इसलिए बता रही हूँ ताकि एक एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाएगी आपको। क्रीम जो है वो वाटर बेस्ड होती है, ऑइंटमेंट ऑयल बेस्ड होते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो जैसे पॉलीफेक्स है वो ऑइंटमेंट है, तो वो स्टिकी सा होता है, ऑयली बेस होता है, और क्रीम जो है वो वाटर बेस्ड होती है। ठीक है ना। तो इसके अंदर आपकी जो इवन लिपस्टिक वगैरह भी इसी के अंदर आ जाएगी, मेहंदी आ जाएगी इसी रूलिंग के अंदर। ये सारी जो टॉपिकल चीजें आप लगाते हैं, लिपस्टिक होगी, मेकअप हो गया, मेहंदी हो गई, क्रीमें हो गई, सारी ये सब इस रूलिंग में आ जाएगी। और इसकी रूलिंग ये है कि क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स और इस तरह की कोई भी चीजें जो है ये रोजा नहीं तोड़ती। ये पिछले दिनों व्हाट्सएप के ग्रुप जो हमारा है उसके अंदर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या रोजे में मेहंदी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। टॉपिकल जो भी इस तरह की चीजें हैं उनसे रोजा नहीं टूटेगा। सिमिलरली जो आपके मुख्तलिफ एनर्जेटिक पैचेस होते हैं जो बाजू वगैरह पे लगा दिए जाते हैं, जिसमें से स्लोली पेन रिलीफ की मेडिसिन रिलीज होती है, तो ऐसे जो पैचेस हैं उससे भी रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है। सो ये टॉपिकल के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी जिसमें आपकी मैंने आपको गिनवा दी हैं, फेशियल्स वगैरह और बाकी सारी चीजें। अच्छा, सपोजिटरी और अनीमा, अब ये क्योंकि नॉर्मली हर एक के नहीं इस्तेमाल होता इसलिए ये हमारे ध्यान में नहीं रहता। लेकिन जो बेसिकली सपोजिटरी होती है, ये जैसे आपकी जो मैंने तस्वीर लगाई हुई है ये सपोजिटरी है। ठीक है, ये क्या होती है, ये बेसिकली कोको बटर या ग्लिसरीन के अंदर इस तरह से एक दवा को बंद करके और इस शेप में बना दिया जाता है,
और ये फिर क्या होता है कि ये वजाइना या रेक्टम, जो नीचे वाली जो ओपनिंग्स होती हैं, पॉटी वाली जो ओपनिंग है उसमें जो रेक्टम की यानी एनस जो होती है, या वजाइना, या आई थिंक यूरेथ्रा में आई डोंट थिंक यूज होता है, लेकिन फिर भी अगर इफ देयर इज एनी फॉर्म, तो उसके अंदर बेसिकली ये जो नीचे वाली जितनी ओपनिंग्स हैं, यूरेथ्रा होगी जो पिशी वाली जगह होती है, ठीक है, वजाइना पीरियड्स वाली जगह है, और एनस जो है वो आपकी पॉटी वाली जगह होती है, उसके अंदर ये इंसर्ट की जाती हैं। इसमें पेन रिलीफ का भी चीजें होती हैं, या इसके अंदर किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है, अनीमा आपको पता है, हम सबको पता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अनीमा कभी देना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्वेयर कॉन्स्टिपेशन हो तो अनीमा जो है वो एक आप समझे बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसके आगे एक पॉइंटेड नोजल सी होती है, उसमें केमिकल भरा होता है। तो वो रेक्टम के अंदर जो है वो उसको बलून टाइप चीज से वो इन्फ्लेट करके, सॉरी प्रेस करके, और वो केमिकल अंदर डाल देते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को, और अगर इरिटेशन है, कोई कोई अंदर इन्फेक्शन है, इसके अलावा फीवर है, माइग्रेन है, एलर्जीज हैं, मुख्तलिफ तरह की ये सपोजिटरीज आती हैं, तो ये इसके लिए यूज होती हैं। और ये जो हॉस्पिटल सेटअप के अंदर यूजली यूज होती हैं, या फिर नर्सिंग स्टाफ जो है वो बहुत सारे लोग जो अगर जिनको घर पे चाहिए होता है उनको फिर घर पे आके ये इंसर्ट करते हैं। तो जो सपोजिटरी होती है वो क्योंकि उसके अंदर कोको बटर या ग्लिसरीन होता है, तो वो जैसी अंदर जाती है वो मेल्ट हो जाती है, और जो दवा उसके अंदर उन्होंने मिक्स की होती है या वो जो इंट्रोड्यूस करनी होती है वो फिर अपना काम करती है। सो इन इन दोनों चीजों पे सपोजिटरी और एनीमा जो है उसके ऊपर रूलिंग ये है कि जो भी क्योंकि देखें जो नीचे वाले तीनों सुराख हैं, यूरेथ्रा हो गया, विजाइना हो गया और एनस हो गया, ये खाने पीने की जगह नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से कोई भी चीज अगर अंदर डाली जाएगी मेडिसिन, ऑब्वियसली मेडिसिन की फॉर्म में, तो उससे रोजा नहीं टूटेगा, ठीक है। यानी इसको इसके ऊपर जो स्कॉलर्स की रूलिंग है वो फ्रंट और बैक पैसेज जो है उनसे कोई खाने वाली चीज या कोई ताकत वाली चीज अंदर नहीं डल सकती, क्योंकि वो तो निकालने वाली जगह है। तो वहां पर अगर कोई चीज, कोई दवा या एक्सक्यूज मी एनीमा डाला जाएगा तो उससे जो है वो रोजा नहीं टूटेगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग है। अ, अच्छा, उसके बाद आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, ये सारे ड्रॉप्स ही होते हैं। हमें पता है आई ड्रॉप आंखों में डलते हैं, ईयर ड्रॉप्स कानों में डालेंगे, और नेजल स्प्रे या नेजल ड्रॉप्स जो है वो नाक में डलते हैं, ठीक है। तो ये कॉमनली ये होते हैं, आईज रेड हो गई, ठीक है, अर्के गुलाब भी लोग इस्तेमाल करते हैं आंखों में डालने के लिए। इसी तरह कान में दर्द होता है तो कान के ड्रॉप्स होते हैं, या कुछ लोग जिन्होंने कानों की वैक्स रिमूव कराना होता है तो उससे पहले डॉक्टर उनको 2-3 दिन के लिए ग्लिसरीन का एक आप समझें कि वो लिक्विड सा बना होता है, वो डालने के लिए कानों में देते हैं, ताकि जब वो कान साफ कराने के लिए आएंगे तो वैक्स सॉफ्ट हो जाएगा और वो इजीली फिर वॉश होकर डिजोल्व हो जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में वो ईयर ड्रॉप्स होते हैं मुख्तलिफ तरह के। इसके अलावा पेन किलर वाले ड्रॉप्स भी होते हैं। नेजल ड्रॉप्स स्पेशली अगर स्टफी नोज होती है, जिन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम होता है, या स्टफी नोज हो, फ्लू बहुत ज्यादा है, तो उस केस में नेजल ड्रॉप और नेजल स्प्रेज यूज होते हैं। इसके ऊपर रूलिंग ये है कि जो आईज और जो ईयर के यानी आंखों के कतरे और जो कानों वाले कतरे हैं, इनसे रोजा नहीं टूटता, क्योंकि जो आंख की डक्ट है जो आंख से नाक में खुलती है और फिर नाक से हलक में जाएगी, वो बहुत पतली होती है, ठीक है। और इसी तरह कान में से एक डक्ट होती है जो आपके हलक में खुल रही होती है। तो ये बहुत पतली और बहुत बारीक है, और यहाँ से जो है वो प्रोडक्ट यूजुअली आपके हलक में नहीं जाती। तो अगर तो आपको हलक में नहीं फील हुई तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको फील हो कि उसका टेस्ट हलक में आ रहा है, तो फिर कोशिश ये करें कि उस जो रोजा है उसका एक मेकअप कर लें। मेकअप से मुराद ये कि बाद में उसका एक एक्स्ट्रा रोजा रख लें। ऑल्दो कि ये फर्ज नहीं है, लेकिन जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड, क्योंकि आपको हलक में अगर उसका टेस्ट फील हुआ है तो फिर आप बेहतर है कि स्कॉलर्स कहते हैं कि बेहतर है आप उसको एक रोजा एक्स्ट्रा रख लें उस दिन का। लेकिन अगर नहीं भी रखेंगे तो मतलब इसमें फर्जियत नहीं है, जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड उन्होंने ये एडवाइस की है। लेकिन जो नाक के कतरे वाला है, क्योंकि जो नाक है ना, इसका जो पाथवे पीछे हलक में उतर रहा होता है वो बहुत खुला और बड़ा होता है, ठीक है। सो नोज के जो ड्रॉप्स हैं उस वो अगर आप डालेंगे रोजे के अंदर तो उससे रोजा टूट जाएगा, वो परमिसिबल नहीं है। यानी आई और ईयर ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं, नोज के ड्रॉप्स परमिसिबल नहीं है, नोज का स्प्रे परमिसिबल नहीं है रोजे के अंदर। उसकी रीजन ये है कि जो हुजूर से, एक तो मैं आपको पहले रीजन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बताती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जब वजू के लिए जो तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो उसमें जब नाक में पानी डालें तो उन्होंने कहा कि ये ऊपर तक आप फील करें नाक में, उसको अंदर इस तरह ले लें। जब वजू के अंदर आप ब्लो करते हैं नाक में पानी,
कि वो फील हो आपको ऊपर, लेकिन एक्सेप्ट उन्होंने कहा कि रोजे में, क्योंकि रोजे में अगर आप उसको ऊपर फील करके यानी नाक में जब पानी डालेंगे तो बहुत चांस है कि वो आपके पीछे हलक में चला जाए। तो रोजे की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाक में वजू करते हुए नाक में पानी इस तरह डालने से मना फरमाया। ठीक है, प्लस ये कि हमें पता है कि अगर आपके कोई जानने वाला जो है वो कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो तो आपने देखा होगा कि एक एनजी ट्यूब होती है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं, जो कि अगर कोई शख्स खा पी जिसका खाना पीना बंद हो तो वो डायरेक्ट एक ट्यूब नाक के थ्रू हलक से गुजार के और आपके मैदे में डाल दी जाती है, और जो जितना भी लिक्विड फूड है, लिक्विड डाइट है, वो उस एनजी ट्यूब के थ्रू दिया जाता है। तो नाक का जो पैसेज है ना वो जनरली फूड एंड ड्रिंक के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए स्कॉलर्स ने मना किया है कि जो नेजल ड्रॉप्स हैं वो आप रोजे में नहीं इस्तेमाल करेंगे, नाक में आपने कतरे नहीं डालने, क्योंकि वो पैसेज बड़ा है, वो पीछे हलक में चला जाएगा और आपका रोजा मस्ट टूट जाएगा। ठीक है, ईयर और आईज वाले आप डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन और आईएम इंजेक्शन। जो आईवी इंजेक्शन है वो हमें पता है वेन में लगता है। इसमें दो तरह के इंजेक्शन आते हैं हमारे पास, एक तो मेडिकेशन होगी जो डायरेक्ट आप आईवी, कोई एंटीबायोटिक वगैरह है वो आप थोड़ा सा डाइल्यूट करके उसको और वेन में लगाते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें जो है वो आपकी ड्रिप्स होती हैं, जैसे जिसको आम अल्फाज में ताकत की ड्रिप कहा जाता है। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज की ड्रिप होती है, नॉर्मल सेलाइन की ड्रिप होती है, मुख्तलिफ तरह की ड्रिप्स होती हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की ड्रिप्स और इंजेक्शन जो है वो आपकी आईवी में वेन के अंदर बाजू में ज्यादातर लगा दिए जाते हैं और वो फिर डायरेक्ट ब्लड के अंदर चली जाती है। और जो इंट्रामस्कुलर होता है वो मसल के अंदर, जैसे आपने जो कोविड की वैक्सीन लगी थी वो इंट्रामस्कुलर थी। ठीक है, वो आपके बाजू में लगी थी ऊपर। इसी तरह जो विटामिन डी के इंजेक्शन लगते हैं वो भी इंट्रामस्कुलर लगते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो आयरन के इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ तो ड्रिप लगवाते हैं लेकिन कुछ आयरन के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो ऑल्दो के वो पेनफुल हो जाते हैं और इतने कोई पसंद नहीं किए जाते, लेकिन ये जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है ये फौरन जो दवा है वो आपके ब्लड में नहीं जाती, वो वहां आपके टिश्यू और मसल के अंदर बैठ जाती है और वो आराम आराम से स्लोली रिलीज होती है। तो इसके अंदर रूलिंग क्या होगी कि अगर तो आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं एंटीबायोटिक का, ठीक है, तो वो तो क्योंकि दवा है वो जायज है। लेकिन अगर आप ताकत की ड्रिप लगवाएंगे, जैसे कि शुगर की ग्लूकोज वाली जो होती है या सेलाइन वाली, जो कि जिसको हम आसान अल्फाज में ताकत की ड्रिप भी कहते हैं, तो उससे रोजा टूट जाएगा, वो जायज नहीं है। यानी कोई भी ऐसी आईवी आपकी ड्रिप जिसमें वाइटामिन हो या जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ग्लूकोज है उसके अंदर, वो जायज नहीं है, वो लगाने से रोजा टूट जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो आपके इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, क्योंकि वो हमने कहा कि वो डायरेक्ट खून में नहीं जा रहे, वो उधर बैठे होते हैं और आराम आराम से ओवर द पीरियड ऑफ डेज या आवर्स जो है वो स्लोली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो विटामिन डी का इंजेक्शन जो है वो ऑल्दो के विटामिन डी का इंजेक्शन है, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जा रहा, वो आपके मसल में जा रहा है और वो स्लोली आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं देगा, तो वो विटामिन डी का इंजेक्शन या ऐसे इंजेक्शन जो मसल के अंदर लग रहे हैं वो लगाना जायज है। इसी तरह जो इंसुलिन लगाते हैं लोग, जो सबकुटेनियस होती है, ठीक है, पेट पे लगाते हैं या थाई पे लगाते हैं, तो वो भी जायज है, क्योंकि वो ब्लड में डायरेक्ट नहीं जा रही, वो एक जगह पे जाके बैठेगी और आराम आराम से वो वहां से रिलीज होगी। ठीक है, सो इंजेक्शन के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह मुख्तलिफ एमआरआई वगैरह के कंट्रास्ट होते हैं, इंजेक्शन होते हैं जो कि इंजेक्ट किए जाते हैं। यूजुअली इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के डाइज होते हैं, आयोडीन बेस्ड डाई होता है, गैडोलिनियम है, इस तरह की जो चीजें हैं वो इंजेक्शन आईवी लगाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये ताकत नहीं देंगे तो इसलिए इनसे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कोई जानने वालों में कभी इस तरह हुआ हो कि बेरियम सोलो एक सफेद रंग का लिक्विड पिलाया जाता है और उसके बाद वो जब पेट में चला जाता है तो फिर वो उसके एक्सरेज लिए जाते हैं, तो अगर बेरियम सल्फेट या इस किस्म की कोई चीज है जो कि पिलाई जा रही है, आईवी नहीं जा रही, कोई कंट्रास्ट ऐसा है जो पी के आपने और उसके बाद करवाना है, तो वो पीने वाली चीज से रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर वो आईवी आपको दे रहे हैं कोई आयोडीन बेस्ड मटेरियल या कोई, तो उससे जो है वो रोजा नहीं टूटेगा। अच्छा, अब ये आ जाते हैं ब्लड टेस्ट, डोनेटिंग ब्लड और कपिंग। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मैं आपको दोनों चीजें बता दूंगी और मैं आपको ये भी बता दूंगी कि इसमें से बेहतर क्या ऑप्शन है। ठीक है, इसमें ओपिनियन जो है वो प्राइमरी जो आता है वो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये दाऊद और इब्ने माजा के अंदर हदीस है कि जो हिजामा करने वाला और करवाने वाला उन दोनों का रोजा टूट जाता है। ठीक है, तो ये हदीस हमारे पास दो जगहों पर है और ये ऑथेंटिक हदीस है। अच्छा, इसके जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो इस बात पे है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक
तरफ ये हदीस कही, और एक जगह पे जब हम ये डिफरेंट हदीस पढ़ते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की चीज़ें पढ़ते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा रोज़े की हालत में हिजामा करवाया। अब इसमें जो दोनों ग्रुप्स ऑफ स्कॉलर्स हैं जिनके डिफरेंट ओपिनियंस हैं, वो एक ग्रुप ये कहता है कि जब यानी एक हदीस है और एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल है। तो ये भी हो सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़ेल था, यानी जो उनका एक्ट था, वो सिर्फ़ उनके लिए जायज़ हो, लेकिन क्योंकि हदीस जो है वो एक ऑर्डर है या एक आगे चीज़ नस्ल दर नस्ल तिल क़यामत कन्वे होनी है, तो वो हुक्म जो है वो हदीस के अंदर लोगों के लिए है, और जो एक्ट था वो हो सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सिर्फ ज़ात के लिए अलाउ हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो बाकी सारे मोमिनीन हैं, उन मर्द उनको 4 शादियाँ अलाउ है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो नंबर डिफरेंट था, क्योंकि वो उनकी एक पर्सनल अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए ईज़ थी, या जो भी एक लेवरेज थी। सो एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स तो ये कहता है कि वो फेल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े में करवाया वो सिर्फ उनके लिए था और बाकी उम्मत के लिए ये हदीस है। और जो दूसरा ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है वो ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस पहले कही थी, और जो उन्होंने कपिंग कराई, खुद हिजामा कराया, वो बाद में कराया, तो जो एक्ट था उसने हदीस को एब्रोगेट कर दिया, यानी वो मनसूख हो गई हदीस। सो ये दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसमें जो मेरा पर्सनल जो मैंने पढ़ा, जो मुझे ज़्यादा ऑथेंटिक मेजॉरिटी स्कॉलर्स का लगा, वो ये कि अगर आप बेहतर ये है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, वो बहुत इमरजेंसी नहीं है, तो फिर आप हिजामे वाला काम इफ्तारी के बाद कराएँ। ये सबसे सेफेस्ट ओपिनियन है, सबसे बेहतर चीज़ ये है। क्योंकि इसके अंदर कहा ये जाता है कि अगर थोड़ी अमाउंट में ब्लड, यानी जैसे अगर आप ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल दे रहे हैं, तो वो थोड़ी अमाउंट है, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर बड़ी अमाउंट, जैसे अगर आप ब्लड डोनेट करने चले गए, तो ब्लड डोनेट करना ड्यूरिंग रोज़ा मना है। और इसकी अगर हम हिकमत देखें तो वो ये है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं, तो तकरीबन 1 पिंट ऑफ ब्लड, यानी एक वो जो थैली होती है, वो आपके अंदर से निकाल ली जाती है। और अगर उस वक़्त आपका रोज़ा हो, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि रोज़ा नहीं भी होता, तो जब आप ब्लड डोनेट करके उठते हैं, तो आपको जूस-शूस पिला के बिठाया जाता है, क्योंकि बॉडी में से एकदम से 1 लीटर एक जो पिंट है, वो ब्लड निकाला जाता है, तो बॉडी थोड़ा-सा शॉक में जाने का खतरा होता है, या डिज़ी होके आप गिर सकते हैं। सो अगर रोज़ा होगा, तो आपको जूस भी नहीं पिलाया जा सकता, और प्लस ये कि उसमें आपको जो डोनर है, उसको नुकसान होने का चांस है कि उसने ब्लड डोनेट किया और अभी वो रोज़े की हालत में डिहाइड्रेटेड भी हो सकता है, तो ये ना हो कि उसको खुद नुकसान हो जाए। सो इसलिए ब्लड डोनेशन जो है वो रोज़े में मना है। ब्लड अगर आप सिर्फ सैंपल देने जा रहे हैं अपने टेस्ट का, तो वो अलाउ है, लेकिन आप ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, तो देखें वो तो फिर रोज़ा रखने और ना रखने वाली रेंज से ही बाहर निकल गया ना, वो बेचारा तो ब्लीड इतना ज़्यादा हो गया है कि उसका तो उस टाइम पे तो कोई नहीं सोचेगा कि इसका रोज़ा है कि नहीं है। सो वो तो सिनेरियो ही फ़र्क हो जाएगा। लेकिन जनरली जो इसमें ऑथेंटिक ओपिनियन है स्कॉलर्स का, वो ये है कि थोड़ा अगर ब्लड निकल रहा है तो वो जायज़ है, इसीलिए ब्लड टेस्ट के सैंपल देना जायज़ है। लेकिन अगर ज़्यादा ब्लड निकलेगा तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, और उस हिसाब से जो कपिंग है या ब्लड डोनेशन है, या अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है? सो ये आपको मैंने इसकी डिटेल बता दी इसके पॉइंट ऑफ व्यू की। और अगर कोई दूसरे सेट ऑफ स्कॉलर्स के साथ भी एग्री करता है, जो ये सोचता है कि नहीं, इनसे रोज़ा नहीं टूटता कपिंग से, हिजामा जो है, उसके लिए भी बेहतर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर उसको हिजामा करवाना है तो वो इफ्तारी के बाद कराए। वो बेहतर ऑप्शन है, जस्ट कि आप जो है ना, इन चीज़ों में जो दीन की इस तरह की चीज़ें हों, उसमें आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड चढ़ाने की बात है। इसके अंदर जो है वो क्या होता है, हमें सबको पता ही है, मैंने तस्वीर भी लगा दी है कि ब्लड जो है वो एक वो जो बॉटल होती है ब्लड की, उसको एक जो ब्रेनुला सेट है उसके साथ अटैच किया जाता है, और आईवी में आपके ब्लड के अंदर जो है वो वेन के अंदर लगा के ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है ब्लड। इसके ऊपर रूलिंग जो है वो, उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसके अंदर भी है, लेकिन इसमें जो मेजॉरिटी का जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है वो ये कि क्योंकि ब्लड जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है? सो अगेन वही बात कि खुदा ना खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो बेचारा मरने वाला है, उसको तो आप ब्लड चढ़ाएँगे ही चढ़ाएँगे, ठीक है? वो तो आउट ऑफ दिस सिनेरियो हो गया। लेकिन अगर किसी का हीमोग्लोबिन लो है और उसको डॉक्टर ने कहा है कि आपको कम से कम, जैसे किसी का लो हीमोग्लोबिन 5 या 6 है और उसको डॉक्टर ने कहा है कि आप खून लगवा लें, तो फिर खून रोज़े की हालत में ना लगवाएँ, खून जो है वो आप इफ्तारी के बाद लगवा लें, ठीक है? और अगर कोई इतना बेचारा बीमार है
कि उसको इमरजेंसी में खून लगाना ही है, लेट्स सपोज कोई बेहोश हो गया या किसी का कोई इस तरह का मसला है, तो वो अगेन वो उस वाली कैटेगरी में चला जाएगा जिसके लिए अल्लाह ताला ने आसानी दी है कि वो बीमार है, तो वो बाद में अपना रोजा, वो उसको रोजा रखने की जरूरत ही नहीं है, वो फिर बाद में अपना रोजा रख के अपने डेज पूरे कर ले। ठीक है, सो ये अगर हम लीनियंसी जो अल्लाह ताला की तरफ से उसको भी माइंड में रखेंगे और हिकमत जो मेडिकली है उसको भी माइंड में रखेंगे, तो हमारे लिए ये चीजों की रूलिंग समझना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जैसे एंजाइना की, आई डोंट थिंक कि अब करंटली ये ज्यादा यूज होती हैं, पहले ज्यादा यूज होती थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो इमरजेंसी में किसी को एंजाइना का पेन होता है, तो सब लिंगुअल टैबलेट्स इनको कहते हैं। ये जैसे मैंने देखा, आपको तस्वीर में देखें, ये जबान के नीचे रखी जाती है और ये डायरेक्टली इसको सॉलो नहीं करते। ये डायरेक्टली जो है वो जो जबान है उसके नीचे इतनी ज्यादा ब्लड सप्लाई है, जैसे जो पठान नस्वार खाते हैं, वो एक्चुअली नस्वार भी इधर ही कहीं, मैंने कभी खाई नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वो जबान के आसपास ही कहीं या बकल एरिया में रखी जाती है, क्योंकि इस एरिया की ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ से चीज जो है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी जो टैबलेट्स हैं इनसे रोजा नहीं टूटेगा, बिकॉज ये हलक में नहीं जाती, ये इधर से ही अब्सॉर्ब हो जाती हैं। उसमें फिर अगेन अगर वही बात है कि अगर किसी को एंजाइना का पेन हो रहा है, तो उसके लिए इस्लाम भी यही कहता है और उसकी अपनी भी यही होती है कि उस टाइम पे तो वो पेन रिलीफ करना और वो जिंदगी बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर उसको फील होता है कि वो हलक में उसको उसका टेस्ट फील हो रहा है, तो फिर वो उसको बाद में मेकअप जरूर कर ले, कोशिश यही करे कि वो उस रोजे की जगह एक रोजा रख ले। ठीक है, क्योंकि उसकी नीयत ऑब्वियसली रोजा तोड़ने की नहीं थी, लेकिन और जबान के अंदर से वो उसने अब्जॉर्ब हो जाना है, लेकिन अगर उसको फिर भी लगता है कि कहीं पर हलक में हल्की सी टेस्ट या फीलिंग आई है, तो फिर वो एक्स्ट्रा एक रोजा रख ले। अच्छा जी, ये हमारी आई थिंक लास्ट स्लाइड है। हाँ जी, इनहेलर्स। अच्छा, इनहेलर्स जो हैं इसकी ऊपर हमें पता है कि ये तस्वीर मैंने लगाई हुई है, आपने अपने इर्द गिर्द जिनको एस्थमा होगा या कोई इस किस्म की बीमारियां होती हैं उनको देखा भी है यूज करते हुए। एक पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसके अंदर दवा डली होती है, और इसका जब पंप प्रेस करते हैं तो वो बेसिकली जो दवा है वो बिल्कुल फाइन मिस्ट की फॉर्म में, बिल्कुल बारीक वेपर्स की फॉर्म में ब्लो कर होती है। तो इसका तरीका ये होता है कि ये जो पंप है इसको मुंह में रख के, और बड़ा सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट होती है कि आप जैसे ही पंप को प्रेस करते हैं, इमिडिएटली आपने सांस को अंदर इनहेल करना होता है। ठीक है, सो जो पफर या एस्थमा के इनहेलर्स हैं इस पे रूलिंग ये है कि ये रोजा नहीं तोड़ते। अब ये क्यों नहीं तोड़ते, ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया था जब मैं पढ़ रही थी, लेकिन फिर मैंने जब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी, तो एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि ये आपके हलक में नहीं जाते। ये जैसी जब आप, मैंने आपको कहा ना कि सिंक्रोनाइज मूवमेंट होगी, कि जैसे ही आप इसका पंप ब्लो करेंगे, इमिडिएटली आपने सांस अंदर खींचनी है। तो मकसद ये होता है क्योंकि वो देखें, जो हलक में या आपके मैदे में जाके उस दवा ने कोई काम नहीं करना, इस दवा ने काम करना ही आपकी ट्रैकिया और जो सांस की नाली है उसमें, और आपके जो जो ब्रोंकाई होते हैं और ब्रोंकियोल्स, ये जो पूरा सांस का सिस्टम है हवा के जाने का, उसमें जाके इसने काम करना होता है। तो अगर कोई सांस लिए बगैर, अंदर खींचे बगैर इसको पंप में करके और हलक में ले जाएगा, तब तो रोजा टूट जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसको बेचारे को इस्तेमाल ही नहीं करना आता। लेकिन जिन जो प्रॉपर जब डॉक्टर आपको देते हैं उसको इस्तेमाल करना सिखाते हैं, तो ये आपने हलक में नहीं ले जानी होती है, आपने इमीडिएटली इनहेल करना होता है, बड़ी सी सांस लेनी है, अंदर खींचनी होती है, ताकि वो जितनी दवा पंप से निकलेगी वेपर्स की फॉर्म में, वो सारी की सारी आपके फेफड़ों में जाए, वो आपके ट्रैकिया में जाए, आपकी जो सांस की नाली उसमें जाए, ताकि वो सांस की नाली को खुला कर देता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है। ठीक है, तो ये जब खुली हो जाती है तो आपको सांस सही से आने लग जाती है। तो इसमें स्कॉलर्स का कहना ये है कि ये जो है वो बेसिकली एक तो नरिशमेंट भी नहीं है, दूसरी बात ये कि ये हलक में नहीं जाती, ये डायरेक्ट आपके ट्रेकिया और लंग्स में जाती है। और ये वो चीज है जो ऑब्वियसली इट कुड बी फैटल, और दिन में बहुत दफा भी करनी पड़ सकती है। तो जो एस्थमेटिक हैं वो ऐसे ये इनहेलर इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे उनका रोजा नहीं टूटता। ठीक है, सो ये हमारी क्लास थी आज की। अगेन इस सारी चीजों को पढ़ के मुझे बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब मैं साइंस को इस्लाम के साथ कनेक्ट करती हूँ। और फिर अगेन वही बात है, क्योंकि हम जब डॉक्टर बने और उस वक्त हमारा दीन की तरफ इतना रुझान नहीं था, तो हम हर चीज को साइंस के तराजू पे रख के तोलते थे कि ये फायदा होगा या नुकसान होगा, या क्या चीज है, हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब दीन को पढ़ते हैं और साइंस की जो बहुत बड़ी बड़ी आप समझे डिस्कवरीज समझी जाती हैं, उसको जब हम दीन में देखते हैं तो हम हंसते हैं कि हमारे दीन ने हमें बड़ी आसानी से, बगैर किसी कॉम्प्लिकेटेड ट्विस्टेड स्टोरीज के, बगैर पैसे खर्च किए, लंबी रिसर्चेज और 10-10 20-20 साल की रिसर्चेज के बगैर, हमें ये चीजें 1400 साल पहले हमारे नबी ने बता दी।
तो जब इस किस्म की फीलिंग होती है आपको, वो रिजल्ट्स जो आपने साइंटिफिक स्टडी में पढ़े होते हैं वो एग्जैक्ट आपको चीज नबी की ज़बान से या कुरान में मिल जाती है, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी अपने रिलीजन के बारे में, अपने नबी के बारे में, और अपने खुदा के बारे में बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव एनर्जी और फीलिंग फील होती है। और इस मौके पे मुझे लगता है कि अल्लाह लव्स यू मोर देन यू कैन एवर इमेजिन और यू कैन एवर लव। हम अल्लाह ताला के लिए मतलब जितना उसका हक है, हम उसका हक कभी पूरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितनी उसने हमारे लिए आसानियाँ की हैं, जितनी उसने हमें नेमतें दी हैं और जितनी हिकमत है हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ में, आई थिंक कि वो जैसे-जैसे हम पढ़ेंगे, हम इल्म हासिल करेंगे तो हम अल्लाह ताला के और करीब होते जाएँगे। सो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकी होगी और आप लोगों को अच्छे से समझ आई होंगी। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो टेक्स्ट पे या अनम्यूट करके पूछ लीजिए प्लीज़। कोई सवाल? आई होप सो तो नहीं गए आप लोग क्लास सुनते-सुनते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आयशा। कोई उसमें मेडिसिन्स वगैरह में कोई चीज़ या कोई सवाल आपका हो? जी सादिया अस्सलाम वालेकुम। मुझे वालेकुम बस सलाम यही नासरा। कहना था जी, मुझे बस यही कहना था कि मैं तो रिसर्च करती हूँ ना, तो मैं तो देख रही होती हूँ ये सारी चीज़ें, जैसे आप कहती हैं ना कि जी, जी। एक दिन एक चीज़ सही होती है, 100 साल के बाद वो गलत हो जाती है। यही हमारी साइंस है, डिपेंड्स ऑन डेटा और फैक्ट्स। तो बिल्कुल। कुरान पाक ने तो हमें बता दिया है। जी, जी। नासरा आपकी आवाज़ चली गई। हेलो, जी, जी। सॉरी मेरा जी, हाथ जी। फट गया, मेरी छुट्टी हो गई, मैं घर जा रही हूँ बस। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। बस यही जी, जी, यही कहना था बस कि वाक़ई ऐसे ही आप बिल्कुल सच कहती हैं, इसलिए तो यकीन आता है ना इतना, जब आप बताती हैं तो इतना यकीन आता है, मैं तो रो रही होती हूँ आपके लेक्चर सुन के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, नहीं, बस ये यही बोला। मुझे बहुत लेक्चर प्रिपेयर करते, हालाँकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी जिन दिनों मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया, लेकिन मुझे अल्लाह ताला से मुझे मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये सारे पॉइंट्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं, वो मैं आप तक ट्रांसफ़र करूँ, ताकि हम सबको अपने मुसलमान होने पे फ़ख्र हो। हमें इस चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ख्र हो कि अल्लाह ताला जिसको हम रब मानते हैं, वो वाक़ई रब है। हम किसी खुदा ना ख़ास्ता किसी गलत चीज़ के मतलब आप समझे ना कि एक वो मिसगाइडेंस के पीछे नहीं भाग रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, वाक़ई बहुत प्यार आता है अल्लाह ताला पे। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। नफ़ीसा आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्लास थी। बहुत खुशी हुई क्लास सुनकर और साइंस से रिलेटेड जानकर इस्लामिक बातों को। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर कोई मर्द हज़रात जिनकी एज 55 अबव हो हुँ, हुँ। और उनकी तबीयत खराब है, उनको दवाइयाँ लेनी है, हुँ। क्या वो रोज़े को छोड़ सकते हैं? मतलब अभी मर्दों का मामला ऐसा है कि बाद रमज़ान के वो रोज़े भी रख नहीं सकते। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, इसमें मैं अ, आपको बता देती हूँ नफ़ीसा। एक तो देखिए इसके अंदर जो रमज़ानों के रोज़े छोड़ के फ़िदिया देना या दोबारा रखना है, इसके ऊपर बड़ी सिंपल सी रूलिंग ये है कि अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि जिसमें डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि ये कंटीन्यूअस है, ये कभी भी रोज़े नहीं रख पाएँगे। किसी को भी ऐसी बीमारी है कोई, जिसमें डॉक्टर मना करते हैं कि ये जैसे खुदा ना ख़ास्ता किसी का कोई कैंसर ट्रीटमेंट है और वो चल रहा है और वो डॉक्टर कहते हैं कि बस ये, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, कि लास्ट स्टेज है, ये कभी भी रोज़े नहीं रख पाएँगे। तो ऐसे शख्स के लिए तो फिर अल्लाह ताला ने आसानी कर दी कि वो फ़िदिया दें उन रोज़ों का। चॉकलेट खाती है। ठीक है, आप बेशक म्यूट कर दें, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। अगर आपको ना समझ आए तो फिर आप अनम्यूट कर देगा। अच्छा, सो अगर तो ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें पॉसिबल ही नहीं है कि आगे रोज़े कभी ज़िंदगी में, यानी उम्मीद नहीं है, वो तो अल्लाह ताला अगर मिरेकल करना चाहे तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह ताला शिफ़ा दे सकता है। लेकिन ये कि अगर उम्मीद नहीं है तो फिर आप फ़िदिया देंगे। अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि लेट्स सपोज़ कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जैसे हेपेटाइटिस है या कोई इस किस्म की कोई चीज़ चल रही है, कोई भी ट्रीटमेंट जिसका डॉक्टर कहते हैं कि अभी रोज़े ना रखें, बट इंशाल्लाह जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये रोज़े रख सकते हैं। ऐसी केस में फिर आप फ़िदिया ना दें। ऐसे केस में अगर उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएँगे, तो फिर वो जैसे आप समझें कि जो पीरियड्स में जैसे हम औरतें छोड़ती हैं रोज़े, तो हम फिर बाद में जब हम ठीक होते हैं तो हम उसके रोज़े की काउंटिंग पूरी कर लेते हैं। इसी तरह जो अगर कुछ ख़वातीन हैं जो प्रेगनेंसी में रोज़े नहीं रखती, उनको डॉक्टर ने मना किया होता है कि डाइट का ख़्याल रखना है, तो फिर वो जब डिलीवरी हो जाती है और उसके बाद वो फ़ारिग हो जाती हैं, तो वो ज़िंदगी में वो रोज़े अपने वो काउंट पूरा कर लेती हैं। तो अगर तो खुदा ना ख़ास्ता डॉक्टर ये कहते हैं कि
रोजा रख ही नहीं सकते और आगे भी हमें नहीं पता कि क्या होगा, तो फिर ऐसी केस में फिदिया दे दें। और अगर डॉक्टर कहते हैं कि अभी फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी ना रखें, तो फिर रोजों का हिसाब रखते रहें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब सेहत दे, जिंदगी दे, तो फिर आगे उस रोजों को पूरा करें। ये इसके ऊपर स्कॉलर्स की रूलिंग है। आई होप कि आपको क्लियर होगी। और कोई क्वेश्चन किसी का? टेक्स्ट में अगर कोई पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, बाकी आप सबको पता है कि ग्रुप ओपन है आप लोगों के लिए 24/7। कोई और चीज अगर बाद में याद आए या कोई क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम वहां पर भी पूछ सकते हैं। आई थिंक कि अब आप लोगों को बहुत टेक्निकल था भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आसान सा टॉपिक था। लेकिन ये कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि अगला, आई थिंक रमजान में हम एक और क्लास करेंगे, क्योंकि इसकी इंग्लिश में नेक्स्ट ट्यूसडे को करूंगी। और उसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ब्लड के ऊपर, जो हमारी एक डिस्कशन चल रही थी, नजिस और नापाक और वो वाली सारी चीजें, उसके अंदर हम PRP वगैरह वो वाला सारा सेशन करें। तो मेरा ख्याल है कि हम अप्रैल के मंथ में एक ही क्लास करेंगे, और वो आई थिंक के ब्लडी मैटर्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम फिर वेम्पायर फेशियल और वो बाकी सारी चीजें देखेंगे कि ब्लड के बारे में, ह्यूमन ब्लड और एनिमल ब्लड, और उसकी पाकी नापाकी, और जो मेडिकल और एस्थेटिक्स और ब्यूटी इसके अंदर क्या कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी। उस पर मैं काम इंशाल्लाह आज से करना शुरू कर दूंगी, तो उस पर आप लोगों से मुलाकात होगी। आई थिंक कि कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है, तो हम क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। अगर फिर भी कुछ याद आए तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने क्लास अटेंड की, खुद भी सीखें, लोगों को आगे तक पहुंचाएं, इस सारी नॉलेज को सदका जारिया बनाएं। मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के आने वाली नस्लों के लिए ये चीजें आगे फैलाएं, ताकि वो भी हमारी तरह मुसलमान होने पर प्राउड फील करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर इंशाल्लाह आप लोगों से अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।